हो गई है। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हिम्मत सिंह, विमर्श मीडिया और आर्किटेक्ट इंडिया का ये खास प्रोग्राम है। और हम लोग नॉर्मली जो राजनीतिक उठापटक है या हलचल है, उसमें किसी व्यक्ति विशेष या उसकी बात नहीं करते, उसमें क्या क्या एजेंडा निहित है उस पे ही हम चर्चा करते हैं। और आज का जो विषय है कि इस बार का जो चुनाव हुआ है उसमें उसके क्या मायने हैं, एक तो इन जनरल, और उसमें क्या बहुजन एजेंडा अ, अपने कहिए कि एजेंडा शामिल हो गया है, मतलब इस मेन स्ट्रीम में शामिल हो गया है या उभर के आ गया है। इस ये एक जो दूसरा मुद्दा है जिस पे हम बातचीत करेंगे। तो हमारे साथ राम कुमार जी जुड़ गए हैं उत्तर प्रदेश से। और इनको बहुत बहुत बधाई राम कुमार जी आपको, कि आपने जो बोला, मतलब हम्म, पत्थर की लकीर की तरह एक हम्म, बार बोल दिया तो बोल दिया। हम्म, सारे अनुमान या हम हम्म, लोग की दिल की धड़कनें तेज हो गई थी कि क्या होगा। लेकिन आप जहाँ थे उससे हम्म, टस से मस नहीं हुए, और वही उभर के आया हम्म, कि उत्तर प्रदेश ने एक नई राह दिखाई है। तो पहले तो अ, जो चुनाव का रिजल्ट हुआ उस पर थोड़ी सी आपसे हम प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। हम्म, और क्या, और एक तो लहर और अंडर करेंट्स और ओवर करेंट्स तो आप बता ही रहे थे कि क्या क्या है। एक आपने बताया था कि मुजफ्फरनगर से संजीव बालियान साहब कहे थे कि यदि सरकार की हम्म, मेहरबानी रही तो 50,000 वोट से हारेंगे, हम्म, और नहीं रही तो 2.5 लाख वोटों से। हम्म, लेकिन लग रहा है कि मेहरबानी थोड़ी और कम हो गई, तो 34-35 हजार वोट से वो हम्म, हारे हैं। तो नगीना सीट के लिए आपने बहुत पहले बोल दिया था कि चंद्रशेखर जीत के आ रहे हैं। हम्म, इतनी एक्यूरेसी, मतलब हम तो जानते ही हैं कि जो जुड़ा हुआ है, जो खास करके जो स्थानीय जो क्या कहते हैं समीकरण होते हैं किसी भी प्रत्याशी को जिताने हराने के लिए, उसकी नब्ज आप जानते हैं। तो एक बार फिर से हम दर्शकों के लिए भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि फिर से एक चुनाव, खास करके अखिलेश यादव काफी मजबूती से उभर के आए हैं, और जो आपकी भी आपका भी अनुमान है, इसमें सामाजिक समीकरण कैसे कैसे बनते रहे, बिगड़ते रहे। और यदि थोड़ी सी और यदि मेहनत की गई होती या थोड़ा सा और जोर लगाया होता, तब क्या मामला होता आज। जब नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि हम जो है सरकार बनाएंगे, और क्या किस तरह से वो परिस्थितियां करवट ली हैं वो भी देख रहे हैं, इंडिया गठबंधन का अपना समीकरण है। तो अब आपके हवाले। हिम्मत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने जो है हमें मतलब मतलब इनवाइट किया इस टाइम कि जब सरकार बनाने की उठापटक चल रही है, उस दौर में जी। हम लोग एक नए विमर्श की तरफ अपनी बात को करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुआ है, अगर इसमें थोड़ी सरकार मतलब इलेक्शन कमीशन की मेहरबानी रही बहुत ज्यादा, अगर इलेक्शन कमीशन की थोड़ी ईमानदारी होती तो अखिलेश इंडिया गठबंधन 14 सीट और जीतता। अच्छा। 14 सीट जो है वो चुनाव आयोग ने जो है मोदी जी की मदद करके विशेष मतलब जो है कृपा से उन्होंने 14 सीटें मतलब इंडिया हम्म। गठबंधन की उन्होंने हरवाई। जी। जो सीटें 1000 2000 मतलब 5000 मतलब इस तरीके की रेशियो में मतलब उन्होंने हरवाई कि जहां पर था काउंटिंग धीमी धीमी कर दी, काउंटिंग रोक दी। वहां हम्म। पर बहसें हुई, बातचीत हुई, सब कुछ हुआ। फिर अल्टीमेटली जीतते हुए कैंडिडेट को उन्होंने कई जगहों पे मतलब हार डिक्लेयर कर दिया। वहां काफी झगड़े बवाल हुए, उसके बावजूद वहां आंसू लाठी डंडे और पुलिस आंसू गैस चलाने पड़े। ऐसी भी स्थितियां
कई जगहों पे आई हैं। तो इलेक्शन कमीशन की मेहरबानी से 14 सीट अब जो है वो हम्म। जी। भारतीय जनता पार्टी जीतने में सफल रही है। तो ऐसी, अभी मैं थोड़ी देर पहले सुन रहा था, मतलब वो मध्य प्रदेश के जो पत्रकार श्रवण गर्ग जी हैं, हम्म। उन्होंने एक चौंकाने वाला आंकड़ा दिया कि 120 सीटें जो 500 और 1000 के बीच भाजपा ने जीती है। अच्छा। 120 सीट, 120 सीट का आंकड़ा उन्होंने दिया कि 120 सीट हम्म 500 से 1000 के बीच पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। मतलब हम्म। 120 सीट, मतलब अंडरलाइन करिए 120 सीट। मतलब कुल तब मिला के इनकी जो 240 है, उसमें 120 सीट, तो मैंने कुल मतलब मिला के 120 की औकात पे आ गए थे। तो वो मतलब 500 से 1000 के बीच उन्होंने अंडरलाइन किया, 500 से 1000 वोट के बीच हम्म 120 सीटें इन्होंने जीती हैं। तो हम्म उसमें निश्चित तौर पे चुनाव आयोग की, लोकल मशीनरी की, सब लोगों की एक महान कृपा रही है। जो वो लोग हम्म चार जिसके जरिए 400 पार जा रहे थे, वो वो जो है उनका जाना बिल्कुल तय था कि 400 पार वो जाते। अगर इस देश का जो अखिलेश, मतलब जो है राहुल गांधी ने भी कहा कि इस देश के वंचित तबके और गरीबों ने, और हम्म खास तौर से दलितों ने और पिछड़ों ने इस देश के अंदर जो संविधान और लोकतंत्र दोनों को बचा लिया है। ये बहुत हम्म बड़ी बात है, अंडरलाइन करने वाली बात है। जो हम्म बात चुनाव के दौरान भी मैं कह रहा था हम्म कि सारे एजेंडे एक तरफ हो गए हैं। संविधान में डेमोक्रेसी रहेगी कि नहीं रहेगी इस देश के अंदर, संविधान हम्म इस देश के अंदर रहेगा कि नहीं रहेगा, हमारी जो हम आज़ादी की सांस ले रहे हैं, ये सांस आगे ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे, लोगों जी। के लिए ये चुनाव जीने मरने का चुनाव बन गया था। जिसके हम्म चलते हुए उन्होंने ये पूरा किया। जो मतलब इस प्रदेश के अंदर मैंने कभी भी, मतलब पिछड़े, दलित और मुस्लिम हम्म तीनों की एकता और ग्रास रूट पे एकता, चुनावी एकता कई बार हुई है, हम्म लेकिन जमीनी एकता जो देखी मैंने, कि जमीन पे एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला करके चलने की, और जमीन पे एक दूसरे के साथ इस बात पे जो है मतलब कन्विंस करने की एक दूसरे को कि भाई ये चुनाव हमें संविधान बचाने के लिए, देश बचाने के लिए लड़ना है। ये बात एक हम्म। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी मतलब बात है। लोगों, जी जी बहुत जी। बड़ी बात, ये बात हम्म लोगों के सामने आई। और दलित समाज के अंदर जो नारा चला, ये देश पहली बार कि नेता नहीं बचाना है, संविधान बचाना है। हम्म। संविधान बचा रहा तो हम नेता बना लेंगे, संविधान ही नहीं बचा तो नेता भी गया, संविधान भी बच गया, संविधान भी और है हम भी जी। गए, हम भी गए। जी तो जी। ये जो पूरी अंडर करंट था, जिस अंडर करंट को मतलब ये सत्तारूढ़ दल समझने में और उनकी जो इंटेलिजेंस समझने में हमें लगता है वो गड़बड़ किया। हम्म। जिसको मैं बार बार कहता हूँ कि 16 जिले घूमने के बाद और अलग अलग अक्रॉस द सोसाइटी के लोगों के साथ इंटरेक्शन करने के बाद उसको मैंने हम्म पकड़ लिया। और उसको हम्म पकड़ने के बाद मैं अपने अनुमान पे टिका रहा और आखिरी दम तक टिका रहा। अगर ये 14 सीटें जब चुनाव मतलब इलेक्शन कमीशन के जरिए अगर न जीती गई होती, तो हम कह रहे थे कि 50 के ऊपर भी चला जाएगा, वो चले जाते जो है वो। लेकिन नहीं नहीं, 40 तो पे कोई, वो तो जी जी जी। 40 पे कोई कंप्रोमाइज नहीं है। ये मैं हम्म पहले दिन से कह रहा था कि 40 पे कोई कंप्रोमाइज नहीं है। तो जी। वो वही वही हुआ। क्योंकि मैं बाकी जगहों पे गया नहीं, यही उत्तर प्रदेश में ही घूमा, इसलिए उत्तर प्रदेश की बात को ज्यादा बता सकता था। हम्म। तो एक तो सवाल ये है। दूसरी सवाल ये है कि सत्ता से अगर दोबारा ये प्रकार मोदी की ये सत्ता आती है, अगर इस तरीके की कोई कोशिश होती है, तो सत्ता से इस देश की जनता का मोह भंग पूरी तरीके से, और स्पेसिफिक मोदी से बहुत ज्यादा मोह भंग इस देश की जनता का हो गया है। हम्म। और अब जो ग्रास रूट पे यूनिटी बनी है, जो चुनावी एकता, जो बार बार पॉलिटिकल एकता तो नेताओं में बन जाती है, तो जनता अपने अपने तरीके से वोट करती है, लेकिन ग्रास रूट एकता नहीं बनती है। ये पहली बार ग्रास रूट एकता बनी है। जो हम्म ग्रास रूट एकता आने वाले दिनों में एक नए तरीके की राजनीतिक, मतलब जो है
जमीन का भी निर्माण करेगी और एक नए तरीके के राजनीतिक भविष्य का भी निर्माण करेगी। इसका हम्म। मुझे बहुत मतलब जो है शिद्दत के साथ मुझे लग रहा है, क्योंकि इस देश के नेताओं पे अब जनता का भरोसा लगभग जी। ना के बराबर हो गया है। उन्हें हम्म। लगता है कि अब अगर देश में इस तरीके से कुछ करना है तो हमें चीजों को, हमें खुद जिम्मेदारी और वो लेकर के हमें अपनी चीजों को निर्वाह करने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये हम्म। मुझे समझ में आ रहा है पहले राउंड में। जी। एक उत्तर प्रदेश में खास करके जो योगी शासन है, और वो जो बुलडोजर वाला और दूसरे हम्म, दूसरे चीजों, मतलब ऑपरेशन लंगड़ा करके कई लोगों ने शुरू किया था। हम्म, किसी भी धरना प्रदर्शन तक को ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। हम्म, उत्तर प्रदेश खास करके लखनऊ में यदि कोई भी जा रहा था तो बुरी तरह से पीटना, हम्म, नौजवानों को जिस तरह से इन लोगों ने किया, जो मतलब एक तो नौकरी नहीं देना, दूसरा यदि नौकरी की भर्ती हो रही है तो उसको पर्चे लीक करना। हम्म। ये एक जो तमाम पीड़ाएं हैं, वो कहीं एक उसको एक मतलब प्लेटफॉर्म मिल गया था। जी डेफिनेटली। हाँ हाँ। और जहां मान लीजिए कि मतलब जहाँ जहाँ बीजेपी जीती है, अ, जो भी हो, 34 है या 35 है? 34 है। 34 है। हम्म, तो वहां भी शायद मुझे लगता है खेल तो हर जगह हुआ होगा मुझे लगता है, लेकिन जहां बहुत ज्यादा मार्जिन है वहां से ये लोग कर हम्म। नहीं पाए। नहीं, वही वही हुआ जो है वो बहुत ज्यादा हम्म। जहाँ मार्जिन था। अब हम्म। मतलब जो है हमारे ये एक हमारे मित्र हैं सदल प्रसाद, कांग्रेस से लड़ रहे थे गोरखपुर से। जी। मतलब वो जो है गोरखपुर बांसगांव सीट, बांसगांव से जो है वो, हम्म। अब वो बांस जीत, मतलब कोई भी राउंड ऐसा नहीं था जो वो हारे। अच्छा। शुरू से ले आखिर तक हर राउंड जीते, और आखिरी में वो 2-3 हजार से हार गए। हम्म। मतलब ये जो है यहाँ भी देख रहा था अमरोहा में मतलब। और मेरठ में, हम्म, अ, यानी हारे जा रहे हैं, पिछड़े हैं पिछड़े हैं। अब शाम तक आते आते पता चला कि अमरोहा भी हार गया, दानिश हम्म, अली हार गए, और ये जीत हम्म, गए, क्या नाम है इधर से, हम्म। आ, गोविल, अरुण गोविल को जिता तो दिया। वही वही ऐसी 14 सीटें मैं बता रहा हूँ, 14 सीटें जो इलेक्शन कमीशन की कृपा से इनको मिली है उत्तर प्रदेश हम्म। के अंदर। हम्म। 14 सीटें में मतलब नाम वाइज मैं 14 सीटें बता सकता हूँ कि चौदह हम्म। सीटें कौन कौन जी। इन्होंने इलेक्शन कमीशन की कृपा से इन्होंने पाई है। अगर हम्म। ये 14 मतलब जो है ना इनको होती तो इनकी हालत और मतलब जो है ये कम जी। से कम जो है और नीचे आ जाते और बुरी हम्म। इनकी हालत हो जाती जो है। और बुरी तो हालत वो हुई। वो तो जितनी मशीनरी इनके पास थी और बाकी विपक्ष के पास कुछ नहीं था। सिर्फ उनके हम्म। पास हौसला था। हौसले के दम पे कितना लड़ेंगे। जहां कितना पर लड़े सही। वहां लाठी डंडे, आंसू गैस के गोले सब कुछ चले, जी लेकिन जी। रिकाउंटिंग नहीं किया उन्होंने जो है। ये मतलब एक, आ, एक हाँ। मामला तो रहा है शायद। और इलेक्शन कमीशन को फोन करते रहे, रिपोर्ट करते रहे, इलेक्शन कमीशन ने एक भी चीज का जवाब नहीं दिया। इवन हम्म। अखिलेश तक फोन कर, अखिलेश को फोन तक भी जवाब नहीं दिया उन्होंने। तो अब इसके हम्म। बाद अब आप क्या करोगे सही कि जब बात। भैया अंधा बांटे मतलब जो रेवड़ी। है रेवड़ी हम्म। अपनों को दे, तो वो जी वही जी। वाला हाल है। तो वही था। भैया जब वो अंधा बांट रहा था तो लेकिन भैया दे रहे थे। आपने जो कहा था कि बेईमानी तो करेंगे ही करेंगे, हम्म, लेकिन बेईमानी करेंगे तो हम जो है 40 सीट से हम नीचे नहीं उतरेंगे। जी मैंने कहा था ये बात। और नॉर्मल यदि काउंटिंग भी हो जाती, चलिए बाकी सब छोड़ दीजिए, चुनाव के अंदर क्या हुआ तमाम चीजें, हम्म। तो भी मुझे लगता है कि 60 जो आपने कहा था कि हमने कहा आंकड़ा। 60 के ऊपर जाएंगे, 60 जी के जी। पास जाएंगे जो है। तो वो एक चीज है। एक हम्म, जो सबसे ज्यादा रोया जा रहा है, वो हम्म, रोया जा रहा है अयोध्या को सीट के लेके, हम्म, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि भाई जहाँ राम के लिए कितना क्या क्या किया, और हम्म, मतलब जैसे लग रहा है कि हम्म, मतलब प्रलय आ गया है। हम्म, तो अयोध्या या कहिए कि फैजाबाद, अभी तो नाम ही हम्म, उसका फैजाबाद है। हम्म। लेकिन और सीट, वो हाँ। सीट फैजाबादी है वो जो है। हाँ फैजाबाद सीट है, लेकिन अयोध्या अयोध्या बोलते हैं। हम्म, वहाँ का क्या समीकरण है जिसकी वजह से ये भले दुनिया भर में जो भी ढोल पीटे,
हम्म, लेकिन वहाँ का जो राजनीतिक सामाजिक हम्म, समीकरण होगा वो हम्म, शायद अलाउ नहीं कर पा रहा। हम्म। देखिए वहाँ एक तो जनरल सीट पे अखिलेश ने दलित कैंडिडेट लड़ाया। अच्छा, ये ये एक एक बहुत बड़ी बहुत बड़ा। बड़ा। और अयोध्या जैसी सीट पे, हाँ अयोध्या जैसी सीट पे हाँ हाँ। जनरल सीट पे उन्होंने दलित कैंडिडेट लड़ाया। वो और भी दलित कैंडिडेट, वो भी नाम है अवधेश। और अवधेश, मतलब अवधेश, और अवधेश अवधेश हम्म, 9 बार के एमएलए हैं, हाँ। और अभी सिटिंग एमएलए हैं। हम्म। तो 9 बार वही अयोध्या सीट में ही 9 बार के वो एमएलए, आज तक जब से चुनाव लड़ना शुरू किया आज तक वो चुनाव हारा नहीं है। हम्म और बहुत सौम्य और सुशील आदमी, मतलब हम्म बिल्कुल कोई जो है दिखावा, कोई किसी प्रकार का उसके एरोगेंस, कोई भी किसी प्रकार का वो हम्म नहीं। आप सड़क चलते रोक लो, गाड़ी में जा रहा हाथ दे करके, सड़क हम्म पे आपको हाथ दे करके तुरंत ही वहीं रुक करके आपके साथ वहीं पर खड़ा हो जाएगा उतर करके, और बताएगा हाँ बताओ क्या बात। हम्म, एक तो वो भी। तो दूसरा, इस प्रदेश, वहां की दलित आबादी, प्लस अयोध्या में राम मंदिर को स्थापित करने के चक्कर में कम से कम अयोध्या में ये 50,000 लोगों को भी स्थापित कर दिया है। हम्म, जी। 50,000 लोगों को इन्होंने विस्थापित कर दिया है, सड़क को चौड़ी करने के चक्कर में, मंदिर की बाउंड्री बढ़ाने के चक्कर में, वहां तमाम और तरीके करने के चक्कर में। तो वहां लोग इतने त्रस्त हो गए थे कि जो हम्म बेचारे सदियों से रह रहे थे उनके घर गिर गए, वो झोपड़ी में हम्म, पड़े हुए हैं, जो इस तरीके के। तो अयोध्या में तो मैं तो गया ना, मैं तो देखा ना अयोध्या। अच्छा। मतलब मैं तो गया, इस चुनाव के दौरान भी गया, इससे पहले भी गया मैं हम्म अयोध्या में। लोगों ने हम्म देखा, लोग तो मतलब ऐसी गाली बकरे, मतलब बिल्कुल लिटरली जिसको बोलते हैं कि वो, मतलब राम के बारे में भी वो मोदी के बारे में बराबर कह रहे थे वो। अच्छा। मतलब ऐसा नहीं कि जो है वो, मतलब हम्म। मोदी के बारे, राम और मोदी दोनों को बराबर वो जो है हम्म। निपटा रहे थे। कि हम्म। साला ऐसा क्या हो गया इस देश के अंदर, ऐसा क्या हो गया यहाँ, इन सालों ने इसी आफत जो यहाँ नहीं, मतलब जो ये है ला पहले से करके। ये जो फैजाबाद वाली सीट है, ये तो कम्युनिस्टों की एक पारंपरिक सीट थी। और शायद कौन सेन थे। मित्रसेन मित्रसेन। यादव वहां से, जी मित्रसेन जी। यादव वहां से जीता करते थे, क्योंकि वो हम्म। अकबरपुर वहां पर वो मतलब उस इलाके में कम्युनिस्ट सीपीआई का काफी जो है मतलब मैंने प्रभाव क्षेत्र उस इलाके में अवध का रहा है। इलाका रहा है, जी जी और जी। सीपीआई के करीब उस अयोध्या सीट से 3 एमएलए जीता करते थे सीपीआई के जो है वो। अच्छा। तो वो जो है, तो हम्म वो ऑलरेडी मतलब जो है उस तरीके की रही। दूसरा, वो दलित और मुस्लिम बाहुल्य सीट है वो, जो एक तरीके हम्म, से जो है जी। अयोध्या में जो इन्होंने जो कर्म किए थे, उस कर्म की वजह से जो अयोध्या के जो लोकल लोग थे उनको इतना इन्होंने प्रताड़ित कर दिया, उनको मतलब मुआवजा, वही जो बात जमीनों खेल था कि मुआवजा दिया आपको 10 लाख, और वो 50 लाख में जो है अगले दिन अच्छा। बेच दिया, वो जो पूरे हम्म खेल खेले। तो हम्म। अयोध्या में इन्होंने हजारों घर उजाड़ दिए, हजारों घर, मतलब कई एक दो नहीं, ऐसी हजारों। रिपोर्ट मिली जिसको तो कुछ मिला ही नहीं। तो वो बहुत सारे जो दलित हाँ। थे, जो वहां पर पड़े हुए थे, जो अनथराइज थे, जिसको हम्म होता ना कि भाई मतलब जो जमीन पे अनथराइज जमीनों पे तमाम, जैसे दिल्ली में भी है, हर जगह हम्म है, हम्म लोगों ने बना लिया मकान, 10 10 20 20 50 50 साल से रह रहे, वो रहते हम्म चले आ रहे। अब उन्हें लग रहा कि ये हमारी मतलब अपनी, अपना घर है, अपना पुश्तैनी, अपना मकान, अपना पुश्तैनी जिंदगी उसमें जी रहे। अचानक जो है कह रहे कागज लाओ, तो वो कागज हम्म कहाँ से देगा वो। तो उसको मतलब जिंदगी भर की कमाई उसकी तोड़ दी, और भगा ऊपर से दिया उन्होंने जो है। लेकिन वोटर तो थे, वोटर आपने वहां से बेदखल कर दिया, लेकिन वोटर लिस्ट से तो बेदखल नहीं किया, वोटर लिस्ट में तो थे वो। तो उन हम्म सब लोगों ने भी जो है वहां पर मतलब बहुत, हम्म मैं तो 1 लाख के ऊपर इनकी जीत, इनकी हार को मतलब जो है मैं मान के चल रहा था। लेकिन फिर हम्म। भी काफी इज्जत बच गई, मतलब कम कम में हारे ये, लेकिन नहीं, मैं तो एक बीएसपी ने लाख भी शायद अच्छा वोट लिया है वहाँ। हाँ, तो मैं तो 1 लाख के ऊपर शर्त लगाने को तैयार था इनकी इस सीट पे जो है वो। हम्म। तो कोई शर्त लगाने वाला मिला ही नहीं मुझे, जो है 1 लाख रुपए। अच्छा। जी हमका जी। 1 लाख, 1 लाख हम्म से नीचे हारेगा तो तुम्हारा, हम्म, 1 लाख से ऊपर मतलब हारेगा तो मेरा। तो वो जी कोई जी जो शर्त लगाने वाला ही नहीं मिला कोई जो है, सब जी डर जी। गए कि मैं इतना कॉन्फिडेंट होकर के क्यों कह रहा हूँ, किस तरीके से कह रहा हूँ। तो वो जो हाँ। है, तो अयोध्या सीट इनका हारना मतलब तय था, जिसमें कोई जो है लबोरी। हम्म। इवन मोदी, अगर प्रियंका गांधी बनारस से लड़ जाती तो मोदी हार जाते। ये मोदी, आप सही कह रहे हैं।
मोदी को तो बाद में 1 लाख से नीचे मोदी जीत रहे थे। तो पूरा मोदी, और वहां से सबसे फोन आया, सब कुछ आया कि इज्जत बेकार हो जाएगी, ये इसको आगे आगे बढ़ाओ थोड़ा जीत को। तब वो हम्म। कॉन्स्पिरेसी करके वो 1.5 लाख पे ले जाया गया है, वरना मोदी 1 लाख के नीचे नहीं पड़ रहे थे। तो वहाँ क्या कारण रहा, मतलब इतना विरोध, हर हर मोदी, घर घर मोदी, क्या क्या अब सब वहाँ चीजें। अब वहाँ वहाँ जो कारण रहा, वहाँ जो ग्रामीण कॉन्स्टिट्यूंसी थी उसमें तो हार ही गए थे वो, जो है वो तीन अच्छा। शहर की कॉन्स्टिट्यूंसी थी। अब शहर की कॉन्स्टिट्यूंसी के जो, मतलब मैं बनारस भी घूम के आया था, तो लोगों से बातचीत किया। उन्होंने कहा भैया ऐसा प्रधानमंत्री क्यों चाहिए मुझे, हम्म। कि मैं दुकानदारी करता हूँ, सब्जी लगाने वाला, रेड़ी वाला, जो लोकल दुकानदार है, जो थोड़ा दिहाड़ी वाला करता है, कल प्रधानमंत्री का आने का प्रोग्राम डिक्लेयर हुआ, वो साली मार्केट पूरी बंद कर दी गई, हम लोग घर के अंदर बंद कर दिया गया, बस धंधा बंद। चलो साला 2 दिन प्रधानमंत्री है, 4 दिन धंधा बंद हमारा। तो ऐसा भैया नेता क्यों मैं अपने सर पे मुसल्लत करूं, जो है हमारा जीना मरना, मतलब ठीक है प्रधानमंत्री होगा, सब कुछ होगा, लेकिन मैं तो हम्म। भैया घर के बाहर नहीं निकल सकता, मैं अपनी जी दुकान जी। नहीं खोल सकता, मैं अपनी दुकान नहीं लगा सकता। तो ऐसा प्रधानमंत्री, मतलब ऐसा, मतलब वो कि जिस जिस इलाके से गुजरना है, 4 दिन से उस इलाके में, मतलब वो पूरी दौड़ शुरू हो जाती थी पुलिस की उसकी, सब दुकानें बंद करो, सब वो करो सारा, मतलब क्लब पूरा कर्फ्यू लगा दिया जाता है, हम लोग घर के हम्म। अंदर बंद करें। तो ऐसा प्रधानमंत्री हमें नहीं चाहिए किसी कीमत पे, ऐसा हमें रिप्रेजेंटेटिव अपना नहीं चाहिए किसी कीमत पे, इसलिए इसको हराना है राजू पार जो है वो। तो एक हम्म। तो ये बहुत बड़ा मतलब वो था। दूसरा, उन्होंने करीब 150 मंदिर, जो वहाँ पुराने मंदिर थे, जिसमें हम्म। लोग छोटे छोटे जो शिव के मंदिर, इधर मंदिर, सारे मंदिर जो वहाँ जी, हुआ कई करते थे, देवताओं के थे उसमें, जी कई जी। देवताओं के मंदिर हुआ करते थे, करीब हम्म। 150 करीब मंदिर तोड़े। तो 150 परिवारों को तो उन्होंने वैसे कर दिया। बाकी फिर उन्होंने जो कॉरिडोर बनाने के चक्कर में हजारों घर गिरा दिए, हजारों की तादाद में उन्होंने घर गिरा दिए। तो वो जो घर गिराए वो तो उनके सपोर्टर थे, वहां तो हम्म। मुसलमान आबादी थी नहीं, वहां तो आबादी थी ब्राह्मणों की। घर गिराए उनके गिराए, मंदिर गिराए उनके गिराए, जो हम्म। बिजनेस कर रहे, व्यापार कर रहे, वो सब उनके। तो ये कई कारण मिला करके मोदी के खिलाफ कि भैया ऐसा, मतलब प्रधानमंत्री बना करके हम अपने सर पे क्या करें, जो हमारे विनाश के लिए जो है, मतलब हम अपने हम्म। विनाश के लिए मतलब ऐसा प्रतिनिधि चुने। जी तो भैया जी जी। अपना विनाश मतलब जो है रोको, नहीं, और एक इसको दूसरा भगाओ, एक चीज इसको भगाओ वहाँ यहाँ से। गुजराती बनाम लोकल का भी मामला शायद हो गया था, क्या वो मतलब वो एक। वो वो तो वो तो हम्म। वो तो अयोध्या में भी चल रहा था, तो वहां हम्म। भी चल रहा था। अच्छा। गुजराती बनाम लोकल का, कि हम्म। वहां कुंभ लगेगा, जितने टेंट के ठेके सब गुजरात के लोगों को मिलेंगे। अयोध्या में हम्म। कोई इवेंट होगा, सब गुजरात गुजरात के लोगों को ठेके मिल, वहां पर जो भी छोटे छोटा ठेका गुजरातियों, तो वहां जो है मतलब जो वो कैंप हाउस बना, मतलब अपने वो जो है वो, मतलब कैंप ऑफिस बना लिए हैं सारी अच्छा। चीजों के जो है वो, मतलब हम्म। बनारस में और अयोध्या में सब जगह। और जमीनों की खरीद फरोख्त सारी चीज सब जो है, प्लाटिंग, और जो है वो, मतलब जो है वो नई, वो जो है वो हाउसिंग सोसाइटी बनाना, सब कुछ करना सारा सब हम्म। गुजरातियों के यहाँ। तो वो तो गुजरातियों का एक खेल है, वो तो है ही है। हम्म। मैं गुजरातियों के खेल के साथ साथ मैं दूसरे जो जनता वाले खेल में वो बता रहा हूँ। हम्म। गुजरातियों के खेल तो आम मीडिया में है, सब लोग जी। चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जो मैं बात कर रहा हूँ उसको कोई चर्चा नहीं करता है, उस पर कोई हम्म। बात नहीं करता है। कि हम्म। लोगों की जो वहां सोच, कि भाई ऐसा प्रधानमंत्री जो अपना धंधा बंद कर दे, ऐसा हम्म। प्रधानमंत्री जो घर से निकलना बंद कर दे, ऐसा प्रधानमंत्री जो विकास के नाम पे हमें को बेघर कर दे, ऐसे रख के क्या करेंगे। तो ये सब चीजें वहां बनारस के अंदर काम की हैं, जिसकी वजह से इसका मतलब जो है वो हम्म। हाल खराब हुआ है जो है हाल वो। खराब हुआ, जी जी जी। अ, चलिए, उत्तर प्रदेश ने एक नई राह दिखाई है, हालांकि अ, मतलब उत्तर प्रदेश को क्या लोग बोलते थे, गोबर पट्टी और क्या क्या सब, काऊ हम्म, बेल्ट और हम्म, दुनिया भर की चीजें थी। दूसरा जो सबक सिखाया है वो है बंगाल ने। हम्म, और बंगाल ने से हमारे साथी नित्यानंद जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और विघ्नेश भाई भी जुड़ गए। तो अभी मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं आप लोगों के लिए कि भाई अभी जो उत्तर प्रदेश का जो परिणाम आया है उसमें
राम कुमार जी का कहना है कि यदि चुनाव आयोग की कृपा नहीं होती तो 14 सीट और वहां से बीजेपी को गंवानी पड़ जाती। तो करीब करीब 60 के आसपास पूरा मामला इंडिया अलायंस का बनता है। तो और क्या, वहाँ अयोध्या और बनारस वाला मसला तो है ही, इसके अलावा जो दूसरे आयाम है, उन्होंने बीजेपी को उखाड़ने में काफी मदद की है। नित्यानंद जी, मैं अब आपके पास आ रहा हूँ। एक तो अ, 3-4 दिन हो गए, हम 3 दिन हो गए, परिणाम आए हुए, मैंने 4 तारीख को परिणाम शाम तक लगभग लगभग आ गए थे। उसके बाद वहाँ की क्या स्थिति है, और थोड़ा सा कैसे पूरा जो रिजल्ट का जो आपको अंदाजा होगा कि मतलब कैसे आया, क्या हुआ, और 12 पे आके रोक देना बहुत बड़ी बात है। और जबकि पूरी आप बोलते थे कि कितनी बटालियन फोर्स लगा दी गई है। थोड़ा हम जानना चाहेंगे कि क्या रहा वहाँ बंगाल का, क्योंकि आप वहाँ से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं तो ज्यादा बेहतर बता पाए। हाँ नहीं, पहले तो नमस्कार राम कुमार सर और विघ्नेश सर को भी। हम्म। और राम कुमार सर का जो है आकलन जो है वो, जो मैं नमस्कार। बार बार हाँ। सवाल पूछ रहा था और वो सारा एकदम जो सर ने हाँ, बोला था वो ठीक निकला, एकदम सटीक। नहीं वही कह रहे हैं, दो लोगों ने कहा था कि एक ज्योतिषी हैं, 4 PM पे आते हैं, राजीव नारायण शर्मा। तो उन्होंने कहा था कि जब आने लगा, क्या बोलते हैं, आपका एग्जिट पोल, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आने दो, ये सब स्टॉक एक्सचेंज का मामला है, ये हार रहा है। तो वो उन्होंने कहा था कि हार रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा सटीक जो राम कुमार जी ने बताया कि इतनी सीट तो आनी ही आनी है, तमाम बेईमानियों के बावजूद भी। और उससे ज्यादा ही बढ़ गया, 40 बोले थे, लेकिन टोटल कितना हो गया है, टोटल 44 44। 44 हो गया। तो उससे बढ़ गया, बढ़ के ही आया। नहीं जी जो ठीक है नितिन। वो, हाँ, क्योंकि मेरा ज्योतिष या इस तरह किसी चीज में भरोसा नहीं है, मैं तो जमीनी आदमी हूँ। तो मैं मैं केवल कॉन्फिडेंस की बात कर रहा मैं राम कुमार सर का ही वो भरोसा कर रहा हूँ। हूँ। हाँ, और कॉन्फिडेंस की बात कर तो रहा हूँ जी। इसलिए जो है मैं तो उनका ही भरोसा करूँ जो हमारे फील्ड के हमारे साथी हैं। हाँ अगर हाँ, विघ्नेश जी बोलते तो मैं वो भरोसा करूंगा ना। नहीं ये जो एकदम भी सही ज्योतिष बात। के एक का मानूंगा कल को दूसरे का मानना पड़े। हाँ हाँ। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि इस देश में मोदी से बड़ा ज्योतिष कोई नहीं है ना। ठीक है। तो उनको मालूम भी था। खैर, जो आपने एक बात कही, मैं बंगाल को बता रहा हूँ, लेकिन जो आप लोग बात कह रहे थे ना कि 14 सीटें चुनाव आयोग का, हम्म उसमें इंडिया को हराने में मायावती का योगदान बहुत बड़ा है, इसको याद रखिएगा बस आगे फिर हम्म उन्होंने जो कैंडिडेट 16, कम से कम 16 सीटें उनकी वजह से इंडिया गठबंधन को नहीं मिली। ठीक है, हम्म मायावती की वजह से। क्योंकि उन्होंने कैंडिडेट ऐसे ऐसी जगह पे खड़े किए थे जहां पे वोट कटा गया। ठीक है। हम्म बंगाल के बारे में देखिए, बंगाल के बारे में अंतिम उसमें भी मैंने कहा था कि मुझे सूत्रों से खबर मिली है और भाजपा के सूत्रों से कि 4 सीटें तो कम से कम ये लूज कर रहे हैं। 4 सीटें का एक मुझे पक्का था। और चुनाव के बाद जो उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और प्रेस से सवाल किया, प्रेस और अभिषेक का उनको देखेंगे तो ममता इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंस दिख रही थी, ममता बनर्जी इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंस शायद ही मतलब इस दौर में किसी नेता को इस तरह से निर्भीक तौर पे वो उसी तेवर में थी। और उन्होंने कहा कि दो एक जो एक सीट है दक्षिण, उसका जो दिनाजपुर या कहीं एक सीट वो हारे थे, तो उसका कह रही थी वो क्यों हारे वो बता रही थी। लेकिन जहां जहां हारे वहां पे मार्जिन देखेंगे तो एक दो को छोड़ के बाकी जगह मार्जिन जो है बहुत ज्यादा कम है। बहुत हम्म कम मार्जिन है। 5-6 हजार के मार्जिन से वो हार मिली है। लेकिन इनका वोट शेयर बढ़ा है और ग्रामीण क्षेत्रों में भी इनका वोट शेयर अब बढ़ गया है, पहली बार। और जो मैंने जिक्र किया था, दो फैक्टर जो है कि इन्होंने सबसे बड़ा वर्ग जो है बंगाल की महिलाओं का जो वर्ग, इन्होंने निसंदेह महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा जमीन, कोई भी आके इसको देख सकता है आज की तारीख में भी, हम्म बिना किसी उसके तमाम राज्य की जो महिलाएं हैं वो इनके समर्थन में है और इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया।
जो यहाँ पे अपोजिट मतलब जो राजनीति करते हैं, जो मैं आपको शुरू में बोल रहा था कि जो वाम की राजनीति है, ममता पे यहाँ पे दोहरे हमले थे। एक तो सेंट्रल का हमला, सेंट्रल की सारी फोर्सेस और आयोग का, और जिस तरह से 7 चरणों में चुनाव कराया गया, उसके अलावा जो वाम खेमा था, और उसका नतीजा मैंने आपको एक बार इससे पहले एक शो में मैंने कहा था कि अधीर रंजन ने कहा था कि बेलगाम रॉकेट है जो मिसाइल नहीं छोड़ देते, हम्म। उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। तो इनको दो तरफा हमले इनको झेलने पड़ रहे थे। एक तो बीजेपी का था, सेंट्रल का, 3 तरफा हमला के ये सेंट्रल का। उसके अलावा ये जो यहाँ पे राज्य स्तर पे ममता ने बहुत स्पेसिफिक कर दिया कि कांग्रेस का हमला, लेकिन उसने कहा कि इसमें सेंट्रल की जो यूनिट है उसका कोई हाथ नहीं है, कि मैं दिल्ली को हम्म। दोष नहीं देती, लेकिन यहाँ का जो क्षेत्रीय जो है, और कि बीजेपी से पैसा लेके इन्होंने किया। उसी तरह से जो वाम का मैं कह रहा था, मेरा जो लास्ट रिपोर्ट छपा था आपने देखा था इसमें, मैंने फॉलो स्टोरीज में जो लंबी रिपोर्ट की थी ग्राउंड में, जी इसमें जी। मैंने बकायदा कहा था कि किस तरह से वाम लगातार जो है बीजेपी से ज्यादा हमला वो ममता पे कर रही, मतलब उनका हमला जो है ममता के ऊपर था। तो उसका खामियाजा उनको मिला, क्योंकि जो वेलफेयर स्कीम है, भ्रष्टाचार के ऊपर वो वेलफेयर स्कीम भारी पड़ा। दूसरी बात, करप्शन के ऊपर जो है ये हावी हो गया आपका जो सांप्रदायिकतावाद। तो हम्म। सांप्रदायिकता को बंगाल के लोगों ने स्वीकार नहीं किया, और वो कभी स्वीकार नहीं करेंगे। एक वर्ग जरूर है, ध्रुवीकरण जरूर हुआ, इससे कोई इनकार नहीं है। उसका हमने पिछले चुनाव में देखा था कि जब इनको 18 मिली थी। लेकिन धीरे धीरे लोगों को ये बात समझ में आ गई, और विशेषकर जो बंगाल से परिचित हैं, आप जानते हैं बंगाल के लोगों का भोजन का मुख्य अंग है मांस मछली। यहाँ पे तो त्योहार के दिनों में 10 दिन जब दुर्गा पूजा यहाँ पे चलता है या काली पूजा है, भाई बाकायदा यहाँ बलि अभी भी देते, बलि प्रथा है, रखा काली पूजा होती है। हम्म। उसमें बकरे की बलि दी जाती है, या फिर ये नॉनवेज खाना, और स्वच्छंद रहना, स्वच्छ मतलब एकदम स्वतंत्र रूप से रहना, प्रेम करना, या जो भी चीजें हैं यहाँ पे, वो चीजें बाद में ये बात समझ में आ गई कि भाई कल को अगर इनकी सरकार यहाँ आ गई, तो जो युवा जोड़ी पार्क में बैठे, चाहे भाई बहन बैठा कोई बैठा, तो इनके लोग आएंगे, हमले करेंगे अगर इनका राज आ गया। ये बात हम्म। बेसिकली ये समझाने में टीएमसी कामयाब हुई। दूसरी बात है कि जो सेंट्रल ने जो किया है कि जो फंड रोकना, चाहे मनरेगा का हो चाहे आवास योजना का हो, ये तमाम चीजें, क्योंकि आपने देखा है कि ममता ने सबसे ज्यादा टीएमसी की रैलियां रही हैं, 4,000 की, कुछ 4,000 से ज्यादा की रैलियां इनकी रही। तो ये गांव गांव और घर घर तक ये गए। और जो अभी विपक्ष कुछ आरोप लगा रहे थे कि बूथ कैप्चरिंग और फला फला, तो उन्होंने बाकायदा साफ कहा कि भाई राज्य की पुलिस तो थी नहीं वहां पे, हम्म। सेंट्रल फोर्स से आप लगा के किया, 7 चरणों में चुनाव किया। उसके बाद अगर आप ये कहते तो उसमें तो मैं कुछ कह तो सेंट्रल कर। दूसरा है कि जो बांग्लादेशी और घुसपैठियों की बात की है, तो ये सवाल यहाँ पे लोगों तक पहुंचा, लोग पूछने लगे हैं कि भाई बॉर्डर मैनेजमेंट किसके हाथों में, क्या वो हम्म। राज्य का मसला है? हम्म। राज्य का मसला तो नहीं। तो ये कन्वे करने की बात है कि एक चीज को आप कन्वे कैसे करते हैं, इन मुद्दों को आप कन्वे कैसे करते हैं। लेकिन जो हम्म। सबसे ज्यादा फायदा मिला है वो ममता की जो नीति है, जो वेलफेयर जी। स्कीम है, जो सामाजिक वो रहा है लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए, या अन्य वर्ग के लिए जो किया है। भले ही यहाँ पे वो मुद्दे रहे हों, बेरोजगारी का, डेवलपमेंट का ये मुद्दा है, ऐसा नहीं है, उससे जो उनको कम वोट मिला वो उसका असर है। बावजूद हम्म। इसके ममता वो चीजें कन्वे करने में, रिटर्न करने में, आप देखिए संदेश खाली में जो जमीनें ली गई थी, इससे पहले भी जब इनकी कट मनी का वो लगा था, तब उन्होंने पैसे वापस करवाए थे नेताओं को। अभी हम्म। संदेश खाली का जो मसला है, जिसमें जमीन का जो मसला है, वो उसका जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा महिलाओं वाला, वो तो चल ही रहा है। लेकिन जमीन का जो मसला है, वो जमीन वापस कर रही है, हम्म। लोगों को लौटा रही है, और उसका जो भी कंपनसेशन होगा वो शायद वो देंगे, और या उसकी जो जहाँ पे ये पानी भरा गया है, नमकीन पानी वगैरह, तो उसकी भरपाई वो करेंगे। ये शायद मतलब जमीन वापस वापसी की अभी तो खबर है, तो अच्छा जमीन अच्छा। वापस कर देंगे जिनकी जमीनें ली गई है। तो ये हम्म। एक बड़ी बात होती है कि कोई राज्य सरकार आए और तुरंत अपनी चीजों को स्वीकार करते हुए उसमें वो एक्शन ले, तो ये भी है। दूसरा है कि एक महिला मुख्यमंत्री, उसका भी एक ये फैक्टर है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसके कारण ममता के प्रति जो है वो विश्वास बढ़ा है, कम नहीं हुआ। जिसको बीजेपी कोशिश कर रही थी वो नहीं हो पाया है। और जो मैंने एक रिपोर्ट में बकायदा कहा था कि एक पान वाले की दुकान से मैंने पूछा कि ऐसा कैसे हुआ, तो उन्होंने ये कहा कि भाई एक समय में 2019 में जब है, लोग चाह रहे थे कि बदल दे, लेकिन उन्होंने सोचा कि अगर बदल देंगे तो हमारी जो सोच है, हमारा जो खान पान है, हमारी जो संस्कृति है, उसमें जब बंदिश आने लगेंगी तो हम उसे बर्दाश्त नहीं कर पाए।
और हम्म, बार बार एक बात का जो रिपीटेशन है, तमाम लोगों से मैंने अगर 100 लोगों से बात की तो उसमें से ये मानिए कि 70 लोगों ने ये कहा कि सांप्रदायिकता यहाँ नहीं, बंगाल को सांप्रदायिकता स्वीकार नहीं। हम हम्म, सब हिंदू मुस्लिम, क्योंकि नजरुल को भी उसी तरह से मानते जैसे रविंद्रनाथ को मानते हैं। ठीक है। हम्म, ये बंगाल की कल्चर, मतलब कल्चर रही है। ठीक है, इस तरह से कि और यहाँ पे फेस्टिवल्स में तमाम जगह पे आप देखेंगे कि मुसलमान भी उतने ही उत्साह से भागीदार होते हैं जैसे हिंदू होते हैं। वो सज धज के तमाम चीजों पे आते हैं, तो यहाँ कोई भेद उस तरह की चीजें नहीं। तो ये कुछ हम्म, फैक्टर्स थे। जी, लेकिन जो मैं जो बोलना चाह रहा था, जो मैं अभी देख रहा था, जब मैं कैमरा ऑन किया था, देखूंगा मैं मोबाइल पे कुछ देख रहा था, वो है कि बहुत सीरियस मैटर है कि चुनी हुई सांसद को आज चौथे दिन में एयरपोर्ट पे एक, मैं सब सीआईएसएफ की जवान कह रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये किसान की बेटी ने थप्पड़ मार दी। जी, ये बड़ा मजेदार बात है। ये बड़ा मुद्दा इसीलिए है कि हम्म, आप सोचिए कि जो अग्निवीर कर रहे, जो अग्निवीर के नाम पे जो सेना के लोग होंगे या जो गए होंगे, जिनको दो तरह का दर्जा दे रहे हैं, हम्म, शहीद मान रहे, तो ये आगे हम्म, जाके और कितना होने वाला ये देखिए, फिर अगला जो सवाल करेंगे। तो मैं कह रहा हूँ ये एक सीरियस मुद्दा है, ये लोगों का चीज चुनाव के हम्म, बाद अब वो चीजें आने लगी है, ये दिखने लगा। हम्म। ये मेरा कहना था। अगर और कुछ बंगाल के बारे में पूछना है तो पूछिए। नहीं, बंगाल के तो हो गया, लेकिन अभी अ, पता चला है कि एक ही ड्रेस में सुबह से शाम तक प्रधानमंत्री, अब तो प्रधानमंत्री नहीं है, नरेंद्र मोदी है। तो नरेंद्र मोदी देखे गए हैं वहाँ लुटियन जोन्स में। भाव भंगिमा बदल गई है। तो अब क्या मतलब, ये समझा जाए कि अब उल्टे दिन शुरू हो गए हैं। नहीं, बिल्कुल, देखिए उसका एक कारण है ना कि पहले आप देखें कि 2014 से लेके 2019 तक में वो इस ताकत में थे कि उनके पास जो मतलब जिसको वो एनडीए कह रहे थे, उसमें कहीं हम्म, एनडीए का नाम आपने कितनी बार सुना या हम लोगों ने कितनी बार सुना, हमें तो याद भी नहीं, हमने नहीं सुना। एनडीए की बातें नहीं होती थी। हर चीज में मोदी की गारंटी, भाई वो इनकी जो मीडिया ने, इवन बीजेपी का भी नाम नहीं सुनते थे। बीजेपी का भी नाम नहीं सुनते थे। उसमें ये हम्म, रहता था कि भाई मोदी जिताएंगे वर्ल्ड कप, मोदी जाएंगे वहाँ चंद्रमा पे, मोदी मोदी ये करेंगे, तो सब कुछ मोदी का था, गारंटी मोदी का था। तो ये हम्म, जो मोदी एम भी है तो एम कर रहे थे। तो अब जी, मोदी को दो दो एन चाहिए, नीतीश और नायडू चाहिए। और हम्म, नीतीश और नायडू जो है, चंद्रबाबू नायडू जो है, ये बहुत ही समझदार पॉलिटिशियन है। पॉलिटिशियंस बहुत समझदार पॉलिटिशियंस है। और चंद्रबाबू नायडू का रिकॉर्ड जहाँ तक हम जानते हैं, हमने देखा है। हम जब शुरुआती दौर में जब यंग पत्रकार थे उस वक्त हमने उनको, और मैं तो हैदराबाद लंबा समय रहा हूँ ना, तो मैंने चंद्रबाबू के काम को बहुत करीब से देखा है। हम्म, चंद्रबाबू अपने क्षेत्र के लिए या अपने राज्य के लिए या फिर बाकी सब, वो उन चीजों पे उनके टाइम में कभी उन पे सांप्रदायिकता का आरोप नहीं लगा, वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती, खबरें जो आ रही है सूत्रों से कि कुछ चीजें उन्होंने मांगी हैं, एक तो स्पीकर पद मांगा है। हम्म, ठीक है। सिमिलरली नीतीश कुमार के पास अब मौका है, उनको याद आएगा ना कि वो स्पेशल राज्य का और तमाम चीज, तो इस पे बार्गेनिंग होगी। तो जब हम्म, बार्गेनिंग में आप बैठ गए, अगर मैं आपके साथ ये करूँ कि मेरे बगैर आप चल ही नहीं पाएंगे, आपको 272 चाहिए, दोनों का मिला के 28 सीटें हैं, 12 16, तो 28 सीटें ये है। उसके बावजूद इनकी सीटें, इनको सीटें कम पड़ रही हैं। तो किसी भी हाल में उपचुनाव भी अगर कहीं होते तब भी इनकी जितनी सीटें नहीं आएंगी, उतनी सीटें नहीं है, तो इनको सीटें तो आने वाली नहीं है। तो ऐसे में अब जो है ये मोदी की सरकार तो है ही नहीं। ये सरकार कुल मिला के कही जाएगी गठबंधन की सरकार है, लेकिन उसमें जो मेन प्ले रोल करने वाले ये दो नेता करने वाले, जिनके उसमें हम्म, करने वाले। तो अब ये है। तो ऐसे में वो बेचारा क्या सोच रहा है कि मैंने बहुत कर लिया, अब कहाँ वो तपस्या जो करने गए थे कैमरा वैमरा लेके, अब वो हम्म, अपनी तस्वीरें देखेंगे। देखिए मनोविज्ञान होता है ना, मनोविज्ञान विघ्नेश सर अच्छी तरह समझाएंगे, विघ्नेश सर बहुत अच्छी तरह समझाते हैं कि हम्म, मनोविज्ञान में क्या होता है ना कि अ, आप देखते होंगे ना कि बार बार हम आईना देखते हैं अपनी पुरानी चीजों पे, या प्रेमिका चली जाए अगर, तो हम तस्वीरें या उन चीजों को याद करते हैं, अगर हम बहुत क्रूर नहीं हुए, है ना, अकेले में बहुत दिक्कत। लेकिन ये व्यक्ति तो हर तरह से क्रूर भी है। तो क्रूरता में आदमी, भाई हिटलर को हमने जितनी फोटो देखी है, हिटलर की सारी फोटो तो हमने सैनिक वर्दी में देखी है ना, ज्यादातर वही उसी ड्रेस में, या फिर दो, या तो सूट में होते थे या फिर सैनिक वर्दी में उनकी फोटो जाती। ठीक है ना। हम्म, तो लेकिन इनके तो इतनी ये कौन सी तस्वीर देखेंगे और किस किस को दिखाएंगे। ठीक है। तो वो विष्णु नागर की कविता है ना कि हम्म, तुमको बहुत लोग मिले हैं उसे सहलाने वाले, पीछे चलने वाले, लेकिन कोई एक ऐसा तुम्हारे पास नहीं है जो कह सके
जब तुम बीमार हो जाओ, पी लो पानी पी लो, है ना। या कोई हम्म ऐसा आदमी नहीं नहीं मैं नहीं बनाया तुमने दोस्त की जो कहे कि बहुत अच्छा आदमी। तो ऐसे आदमी, मानसिक इनकी मानसिक स्थिति आप उस हालत में नहीं, क्योंकि देखिए जब आप डोमिनेट करते हैं, आपकी आदत हो जाती है, आप डोमिनेशन मूड में रहते हैं ना, तो उसके बाद आपको ये चीजें बर्दाश्त नहीं होती, तो अभी उस स्थिति में पहुंच गए हैं जो बहुत सारी कहानियों में हम कहते हैं ना कि फलाने किया, हिटलर ने किया, वो किया। तो मुझे डर है कि कहीं ऐसी कुछ घटना ना हो जाए, क्योंकि ये हम्म चीजें बर्दाश्त नहीं होती। जिसने एब्सोल्यूट पावर देखा हो, जिसने उस मनमानी तरीके से चीजें की हो, जब उससे वो चीजें छीन जाती है, जब वो मोहताज हो जाता है, तो वो मानसिक रूप से स्थिर नहीं रह सकता वो व्यक्ति। ये जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद विघ्नेश भाई, आप आए। और अच्छा लगा कि अ, 4 तारीख को तो हम लोगों की मुलाकात हुई थी। और कई लोगों का दबाव भी था कि आज आप लोग लाइव करिए, लेकिन एक तो थकान दिन भर की। कल भी सोचा था कि कर लिया जाए, लेकिन वो हुआ नहीं। चलिए उस पर हम अलग से बात करेंगे। अभी जो सिनेरियो है, अब पहले वाले नरेंद्र मोदी को भी देखे हैं, और 2002 से पहले वाले नरेंद्र मोदी को भी देखे हैं। केशु भाई पटेल और क्या क्या नाम था वो, जो जिनको हटा के किस तरह से, और कैसे कौन कौन सी ताकतें उनके पीछे थी। और जब आए तो फिर तो किसी को भी नहीं छोड़ा, अपने गुरुओं तक को नहीं छोड़ा, तो बाकी को तो क्या करें। अब आ गए हैं अपने उसमें, कहिए कि अकड़ जो है आ गई है अब ठिकाने। आपका नरेंद्र मोदी कैसा आप देख रहे हैं, मतलब छह बहुत। महीने में, जबकि दो दो बड़े दिग्गज दो बड़े दिग्गज जो है, एक तो उनको रिप्लेस कर ही दिए हैं, क्या बोलते हैं, जो तस्वीर में देख रहा था, अ, इनको मोटा चलो, भाई लोग बोलते हैं, नीतीश अमित कुमार अमित हाँ, चाणक्य बोलते हैं जी। वो 3 4 लोगों के बाद में खड़े दिखाई दे रहे थे। तो इन जी। तस्वीरों से अब क्या बनता हुआ नजर आ रहा है? क्या अभी भी लग रहा है कि नरेंद्र मोदी शपथ ले पाएंगे प्रधानमंत्री का? जी, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है और बहुत ही गूढ़ सवाल है ये। जी लेकिन इस पे जाने से पहले मैं एक मतलब कुछ सेकंड्स का वक्त लूंगा राम कुमार जी के चरणों में डिजिटल प्रणाम करने के लिए, कि उन्होंने जो सटीक भविष्यवाणी की। और जी भविष्यवाणी तो आखिरी दिनों में हमारे नित्यानंद जी का भी एकदम लगभग सटीक हुआ। तो विमर्श मीडिया का भी शुक्रिया, और आर्किटेक्ट इंडिया का भी, कि हम लोगों ने जो हम लोगों ने जो प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया, वो प्लेटफॉर्म अब बहुत ही ऑथेंटिक जानकारियां दे पा रहा है, जितनी ही दे पा रहा हम्म वो ऑथेंटिक हो रही है। और कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि जो भी हम बोले बताएं, आ, वो अक्षरशः सत्य हो। तो हम्म ये जो कठिन सवाल है कि आज के मोदी 2002 से पहले, या के मोदी 2002 के बाद के मोदी, 2014 के बाद के मोदी, सभी मोदी सभी मोदियों में एक खासियत थी, कुछ डिलीवर करें ना करें, हम्म मार्केटिंग बड़ी अच्छी होती थी। क्योंकि मोदी जी के पहले के जो मुख्यमंत्री थे, नाम मैं भी भूल गया हूँ, पटेल साहब थे शायद। केशव भाई पटेल थे। हाँ, केशुभाई पटेल थे। हम्म तो उनके वक्त जो गुजरात का जीडीपी था, वो 14.5% के दर से बढ़ रहा था। 14.5%।
प्रतिशत वही। ग्रोथ था, जीडीपी ग्रोथ गुजरात हम्म। का, जब नरेंद्र मोदी जी ने ओट लिया। पहले टर्म रहे वो 12.5% पे आया पहले 5 सालों में। दूसरे 5 सालों में 10.5% पे आ गया। हम्म। तीसरे टर्म में जो उनका लगभग 3-4 सालों का टर्म था, 8.5% पे उन्होंने छोड़ा। 2-2% गिराते चले गए वो जीडीपी। बहुत बड़ी गिरावट होती है, लेकिन मार्केटिंग ऐसी थी कि आम लोग ये समझते रह गए कि इन्होंने गुजरात के लिए कुछ किया। आप इतने बड़े जीडीपी ग्रोथ को बिना कुछ किए यूं ही छोड़ दें तो 2-2% के हिसाब से वो गिरता चला जाएगा 5-5 सालों में। लेकिन मार्केटिंग इतनी जबरदस्त थी कि 2014 तक तो ठीक है, विकास की बातें होती रही। 2014 के बाद कद बढ़ा। 19 के बाद तो महामानव हो गए, और अब तो वो बायोलॉजिकल भी नहीं है। तो जिस तरीके से उनका कद और उनके कद के साथ उनका अहंकार बढ़ा, जो अब के मोदी हैं जिन्हें कोalition सरकार चलाना है, और जिनके बारे में आज भारत का कोई नेता, कोई अनुभवी नेता या कोई भी एनालिस्ट ये हम्म। एनालिसिस करके नहीं दे सकता कि नरेंद्र मोदी जी जिसको अपने खेमे में लाते हैं, जिस दल को, उस दल के जो नेता होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, उसको वो अपनी तरफ ना ले आए, और उस जी। दल का अ, मतलब कि उस दल का जो दल के रीढ़ की हड्डी है उसे ना खोखला दे। तो ये बात हम्म। चंद्रबाबू नायडू जानते हैं, ये बात नीतीश कुमार भी जानते हैं। वो दोनों ही मोदी जी से सीनियर हैं। आज ही मोदी जी का वो पुराना भाषण सुन रहा था जिसमें वो चंद्रबाबू नायडू के बारे में कह रहे थे कि चंद्रबाबू नायडू मुझसे सीनियर हैं, अपने ससुर को धोखा देने में सीनियर हैं। हम्म। और पता नहीं क्या क्या कह रहे थे वो पुरानी कोई उनका भाषण था। तो इतने सबके बावजूद अगर चंद्रबाबू नायडू उनके साथ आ रहे हैं और नीतीश कुमार जी उनके साथ आ रहे हैं, तो आप ये समझिए कि अ, इस बात से शायद इत्तेफाक रखेंगे रामकुमार जी भी और नित्यानंद जी भी, कि अभी चंद्रबाबू नायडू की जो स्थिति है, जो उनके दल की स्थिति है, उन्हें सत्ता से कई काफी लंबे समय तक बाहर रखा गया है। तो बड़े फाइनेंस की जरूरत है, बड़े फाइनेंस की जरूरत है। वो फाइनेंस कैसे पूरी होगी? हम्म। कोई स्पेशल पैकेज मिले आंध्र को, जी। कोई स्पेशल पर्सनल पैकेज मिले या पॉलिटिकल पैकेज मिले, और इस तरह की चीजें। उसके अलावा नित्यानंद जी ने एकदम सही कहा कि सेक्युलरिज्म से समझौता वो करेंगे, इसमें संदेह। तो कुल मिला जुला करके जो अभी अब अफवाह कहें या जानकारी, जो खबरें छन छन के आ रही हैं कि उन्होंने मुस्लिमों के लिए 4% आरक्षण की मांग की है, तो वो आगे ये बात खुलेगी कि मांग की है या नहीं, और क्या क्या उनकी मांगे क्या हैं, अंदरूनी तौर पे उनकी मांगे क्या है। नीतीश कुमार जी
का जहां तक सवाल है तो नीतीश कुमार जी के बारे में वो तो फॉर्मल है कि जेडीयू प्रवक्ता केसी त्यागी जी ने डिमांड किया है कि जो अग्निपथ योजना है, अग्निवीर वाली जो पॉलिसी है, उसको खारिज किया जाए। हम्म। और उसके साथ अग्निपथ जी। योजना के साथ शायद जेडीयू समझौता नहीं करना चाह रही। ये हो गया। हम्म। तो कुल मिला जुला करके मोदी जी शपथ लेंगे या नहीं लेंगे, इस पे तो हम लोग कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन विपक्ष ये जरूर चाहेगा कि मोदी जी शपथ लें। हम्म। मोदी जी शपथ लें और कोalition गवर्नमेंट, जिसे ठगबंधन कहा करते थे मोदी जी, अ, हम्म। उसका स्वाद चखें। हम्म। क्योंकि अ, उनके विक्टिम कार्ड खेलने के स्किल से अ, विपक्ष वाकिफ है। और विपक्ष नहीं चाहेगा कि विपक्ष को कोई ऐसा निर्णय लेना पड़े जिसमें मोदी जी एक्सपोज हों और ये जी। विक्टिम कार्ड चला जाए कि विपक्ष ने मोदी जी को परेशान करना शुरू कर दिया। तो इसीलिए विपक्ष यही चाहेगा कि मोदी जी अपने ही अ, लोगों के माध्यम से अपने ही जाल में वो फंसे और अ, अपने ही हथियार से हम्म। अपने ही हथियार से जो है वो अ, खेत जाए। जी। 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 ये ये विपक्ष का है। मोदी जी का ये है कि मोदी जी अ, अभी भी चाह रहे हैं कि सत्ता उन्हें प्राप्त हो, और हमें देखना चाहिए आगे क्या कर होता है। जी। जी बहुत हाँ नित्यानंद जी कुछ बोल रहे थे आप। मैं ये सिर्फ ये कह रहा था विघ्नेश सर से उसके जोड़ने के लिए, कि एक बहुत बड़ा धमाका ये हुआ कि अब राहुल गांधी ने जो एग्जिट पोल के द्वारा जो शेयर बाजार घोटाला हुआ है, बात हुई कि नहीं मुझे नहीं मालूम है, तो उसमें मैंने वो जेपीसी की, बोल जी उसको ले आना था जी। हाँ जो जेपीसी जांच की जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमीशन की मांग जो की है, तो मैं चाह रहा हूँ, हम्म। तो वो बहुत बड़ा है, मतलब अभी गवर्नमेंट बनी भी नहीं है और उन्होंने मांग उठा दी है। तो अभी देखिएगा कि वो बनना चाहेंगे कि नहीं। जो विघ्नेश सर कह रहे थे, मैं वही बात कह रहा था कि वो बनना चाहेंगे भी तो, क्योंकि ये चीजें अब वो विपक्ष भी नहीं है और उस तरह का गठबंधन भी नहीं है, तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, इसमें जी। मैं भी एक चीज जोड़ देता हूँ कि ये जो जेपीसी की मांग उठी है, ये फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी ने लेटर लिखा है प्रेजेंट फाइनेंस सेक्रेटरी को। और इस घोटाला अभी कह सकते हैं हम लोग, इसके ऊपर संज्ञान लेने के लिए और इसके ऊपर कार्रवाई करने की उन्होंने डिमांड की। आज सवेरे उन्होंने मेल किया था शायद, या कल रात में मेल हम्म। किया था जी। प्रेजेंट फाइनेंस सेक्रेटरी को, फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी ने। और ये बातें पूरी तरह से जो इंटेलेक्चुअल सर्कल था उसमें चल रहा था, 1 तारीख से ही चल रहा था। क्योंकि जिस तरह से अमित शाह जी ने और नरेंद्र मोदी जी ने, इन दोनों ने अपने अपने इंटरव्यूज में ये कहा था कि लोगों को शेयर खरीद लेना चाहिए, क्योंकि 4 तारीख को, उन्होंने 1 तारीख या 2 तारीख के स्टेटमेंट में ये कहा था कि आज के बाद 4 तारीख को शेयर बहुत ज्यादा उछाल मारेगा, इसलिए लोगों को खरीद लेना चाहिए। अब सभी जानते हैं कि अमित शाह एक शेयर ब्रोकर थे पहले। तो अगर वो चैनल पे जाके, वो और खुद नरेंद्र मोदी जी दोनों ने चैनल्स पे जाके बोला कि आप लोग शेयर्स खरीद लीजिए, 4 तारीख को बड़ा उछाल मारेगा,
जी। लोगों ने उनकी बात सुन करके शेयर खरीदी होगी तो वो तो डूबे होंगे, क्योंकि बहुत बड़ा 12,500 करोड़ या पता नहीं कितने का वो 30 लाख, 30 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है, मैं बता दे रहा हूँ आपको। 10 लाख करोड़ का मार्केट को नुकसान है। नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ, उसमें ये हुआ क्या कि जो आज राहुल गांधी का वो जो देख रहा था, उसमें एक एक पॉइंट वाइज दिखाया गया कि मोदी ने बाकायदा इंटरव्यू में ये कहा था, उनका जो वाक्य था कि ये जो शेयर मार्केट देख रहे हैं ना, इसका रिकॉर्ड टूटेगा, ये एकदम उसमें चला जाएगा। तो और यही नुकसान जी ने। और अमित शाह ने कहा कि खरीद लेना चाहिए, 4 तारीख को हम्म। उसको होगा। और उसके जी। बाद 1 तारीख को जो गया, वो जो ट्रेडिंग हुई है उसमें जो है, जो चुनिंदा लोगों को फायदा पहुंचा है। और उसके बाद जो नॉर्मल जो इन्वेस्टर्स थे, निवेशक जो थे, उनका 30 लाख, उसमें बाका बार बार उन्होंने ये अपील की है कि मैं आपके लिए कह रहा हूँ, ये देखिए इस जांच की मांग मैं आपके लिए कर रहा हूँ, क्योंकि आपका पैसा इसमें डूबा है, ये मैं। अच्छा, इसमें इसमें घोटाला कहाँ है, ये एक लाइन में मैं बता देना चाहता हूं कि जिन लोगों ने बड़ी मात्रा में वो शेयर्स जिन्हें उछाल मारने की, मतलब कि वो इनडायरेक्ट हिंट लोग समझते हैं कि जो क्रोनी कैपिटलिस्ट हैं उनके शेयर खरीदना चाहिए, और जिन्होंने बहुत दिनों से बहुत सस्ते दर पे उनके बड़े बड़े शेयर्स, बड़ी क्वांटिटी में उनके शेयर्स खरीद के रखे थे, उनके शेयर्स जो हैं लोगों ने खरीद लिए। हम्म। जो मुनाफा हुआ 1 तारीख के, मतलब एग्जिट पोल के उछाल में, वो उन्हें हुआ जो टोनी कैपिटलिस्ट के शेयर रख रहे थे, और जो लॉस हुआ वो उन्हें जी। हुआ जिन्होंने मोदी जी और अमित शाह जी की बातों पे यकीन किया जी। जी। नहीं, आज ये तो बात हो गई, और चूंकि रिजल्ट आ ही गया है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि एक तो चुनाव आयोग नहीं होता, तो चुनाव आयोग ने 20 सीट उनको दी है। फिर लेवल प्लेइंग फील्ड, या उसके पहले जिस तरह से विपक्षी पार्टियों के साथ इन लोगों ने जो काम किया, हरकतें की, उनको एक तरह से पंगु बनाने की कोशिश हुई, उसने 20 सीट का किया। इस तरह से कुल मिला के मतलब ये हो रहा है कि 120, या जो राहुल गांधी ने बोला था कि 150 सीट से ज्यादा ये नहीं ले आ सकते हैं। तो वो भी एक आकलन है, जिस उस पर हम अलग से बात करेंगे। आज जब हम हाँ, बात करना चाहें। जी। एक पंक्ति में मैं उनकी उनकी बातों का समर्थन कर दूं कि अभी तो हम लोगों ने कैलकुलेट नहीं किया है, लोगों ने भी ठीक से कैलकुलेट नहीं किया है। एक आंकड़ा सर्कुलेट हो रहा था कि लगभग 130 सीटों पे जो मार्जिन है जीत और हार हम्म। का, वो हम्म। 100, 500 और 1000 वो अभी सीट राम कुमार जी ने बोला था जी। राम कुमार का जी ने है। बताया था। हाँ, श्रवण गर्ग जी जी। लेकिन अभी उसकी ऑथेंटिसिटी चेक की जानी है। एक बार जी। आंकड़ा स्पष्ट तौर पे ऑथेंटिक सोर्स से आ जाए, फिर इस पे भी हम लोग जी। नहीं, इस जी। पे श्रवण आ, गर्ग ने आज जो है अपनी बात कही थी। उन्होंने हम्म। जो है, मतलब जो है, 500 से 1000 के बीच 120 सीट का आंकड़ा उन्होंने दिया कि ये हाँ, जो एक है, सौ 120 सीट का आंकड़ा उन्होंने दिया। 120 सीट जो है वो 500 और 1000 के बीच भारतीय जनता पार्टी ने जीती है जो है। और श्रवण गर्ग हम्म। मतलब सीनियर पत्रकार है, वो फर्जी बात नहीं बोल सकते हैं। मतलब दूसरे जी। लोगों को तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ, श्रवण गर्ग जी से ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो जो है हल्की बात बोले। और इसमें एक जी। चीज और भी जोड़ देना चाहिए कि 150 कलेक्टर्स को फोन करने का आरोप जो है वो गृह मंत्री जी पे लगा था कि छोटे मार्जिन वाले सीट्स जिताओ। हम्म, हम्म। जी नहीं, एकदम जी। सही कह रहे हैं। मैं थोड़ा आ रहे हैं थोड़ा दूसरे विषय पे। ये तो हो गया, अभी थोड़ा सा आकलन है, और इस पे जी। मतलब और लोगों को भी हम जोड़ेंगे अगले अगले सत्र में, अगले जब ये करेंगे, विमर्श करेंगे। आज जब बात कर रहे थे, तो हमारा जो पहला वो था कि इस चुनाव के मायने क्या है। मतलब 10 साल बाद एक तो ये कि बयार थोड़ी सी वही है, जिसमें थोड़ी सांस लेने की स्थिति आई हुई। तो एजेंडा मूल रूप से क्या था जो कनेक्ट कर पाया लोगों को। मतलब उसमें
कौन सा सामाजिक समूह जो है, मतलब एक कहिए कि इंडिया गठबंधन के साथ बहुत कंफर्टेबली आने के लिए तैयार हुआ। तो मैं जो इसमें एक बहस के लिए भी है कि क्या बहुजन एजेंडा जो है इस बार अ, एक प्रमुखता के साथ, बहुजन एजेंडा का मतलब शोषित वंचित उत्पीड़ित जो सामाजिक समूह हैं, अ, उनकी जो कहिए कि भागीदारी सत्ता में भी और तमाम साधन संसाधनों में भी, जो कहीं ना कहीं एक उभर के आ रही थी लगातार पिछले 8-10 सालों में, और इसी पे सबसे ज्यादा हमला भी हुआ। तो वो कहीं एजेंडा इस बार के चुनाव में दिखा है। यदि दिखा है तो क्या उसके आने वाले समय में, आज चूंकि अभी इंडिया अलायंस अभी उतना सीट नहीं ले आ पाई कि सरकार सीधा सीधा बनाने के लिए कह पाए, या बीजेपी भी नहीं ले पाई, लेकिन जो उसका प्री पोल अलायंस है उसमें स्वाभाविक रूप से अभी भी वो बहुमत से ऊपर है। लेकिन वो एक अलग कहानी है। कहानी यह है कि क्या इस पूरे चुनाव में, जैसे जाति जनगणना का मसला है, और ये जो बात उठाना कि तमाम जो जहाँ नियंत्रण करने वाले जो भी बॉडीज हैं या जो निकाय हैं, उनमें दलितों की, पिछड़ों की कोई भागीदारी नहीं है। और वो एक मतलब राहुल गांधी का इस लाइन को ले आना, क्या ये मतलब दलितों का, आदिवासियों का, वंचितों का, मुस्लिम समाज का, मुस्लिम समाज के लिए कि भाई मोहब्बत की दुकान खोलो, मतलब सामाजिक जो ताना बाना जो बिखर गया है। तो पहले तो हम इसी पे बातचीत करेंगे। राम कुमार जी, आप तमाम जो शुरुआत से लेके और खास करके जो पहली यात्रा थी राहुल गांधी की, उसको भी आपने बहुत नजदीक से देखा। उसके बाद दूसरी यात्रा को भी आपने, उसमें कौन कौन से सामाजिक समूह के लोग या कौन कौन से नागरिक समाज या सिविल सोसाइटीज के लोग अपने आप को देख पा रहे थे। और इस बार चुनाव से पहले जो तमाम रणनीतियां देखी या तमाम मंचों पे उपस्थिति आपने देखी होगी लोगों की, तो आपका क्या आकलन है इसको लेके? अ, देखिए, जो अभी जो मौजूदा जो सिनारियो बन रहा है, जो बना है, नंबर एक बात जो नित्यानंद जी कह रहे थे कि सांप्रदायिकता को उस पूरे देश की पूरी मतलब जो है पॉलिटिक्स में जो है इस बार सब जगह नकारा गया। और उत्तर प्रदेश में भी मैं देखा, उत्तर प्रदेश तो उनका सारे जितने भी उनके भारतीय जनता पार्टी को खाद उपाधि देने वाले भगवान, वो सारे उत्तर प्रदेश के अंदर ही हैं। मतलब काशी, मथुरा, मतलब जो हम्म। है बनारस, मतलब सब सब अयोध्या। उत्तर, मतलब हम्म। अयोध्या, सब सब उत्तर प्रदेश के अंदर ही, सारे उत्तर प्रदेश के अंदर ही सारे उनके भगवान हैं वो। और मैं मतलब इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता को मैं थोड़ा मतलब उनके बीच काम करता हूँ, रहता हूँ, तो थोड़ा समझने की कोशिश करता हूँ। मैं पूरी तरीके से समझ गया हूँ, समझ जाता हूँ, ऐसा मतलब मेरा कोई वो जी नहीं जी। है। 92 में मतलब मुझे मतलब जो है वो जब बाबरी मस्जिद गिरी है, बाबरी मस्जिद गिरने के बाद अगर आप देखेंगे कि काशीराम और मुलायम सिंह जी का जब मतलब जो है एकता हुई, और उस समय ये दौर बन गया था पूरे प्रदेश के अंदर, देश के अंदर, कि आप ट्रेनों के अंदर अगर सफर कर रहे हैं, मुझे खुद, मैं उस समय दाढ़ी रखता था, मुझे याद है कि मैं मेरठ से कानपुर, मतलब सहारनपुर से कानपुर आ रहा था वाया मेरठ। तो मेरठ से मैं ऊपर सीट पे लेटा हुआ था, बीच ट्रेन में बहस चल रही थी और तमाम ऐतिहासिक तथ्यों को गलत तरीके से कोट कर रहे थे। तो मैं कई ऐतिहासिक तथ्यों को मैं ठीक करने की कोशिश किया।
तो उस समय कश्मीर में वो मतलब जो है वो आतंकवादियों वाला मामला, वो बिरयानी और वो सब जो पूरा चल रहा था, वो हम्म। उस समय वो दौर चल रहा था, उस दौर की बात है वो। तो उन्होंने कहा नीचे उतर के आइए आप। तो मैंने कहा भाई हम्म। नीचे उतर के क्या पीटोगे क्या मुझे? कहीं नहीं पीटेंगे, हम्म। नहीं बात करेंगे। हम कहा ठीक है मैं आ रहा हूँ नीचे। तो मैं नीचे हम्म। उतर के आया। तो मैं कई ऐतिहासिक तथ्य जब ठीक करने लग गया तो उन्होंने मुसलमानों को गाली बकनी शुरू कर दी। और हजरत बल का बाल है कि वहां किसका बाल है क्या है? अरे हम कहे हजरत बल का बाल हो चाहे किसी का बाल हो चाहे किसी, उससे हमसे क्या मतलब? हमें ना, हम्म। हमका मैं नास्तिक आदमी हूँ, मेरे से कोई मतलब इस मामले में कोई वो। तो लोग वापस, अरे यार जो समझ रहे थे वो नहीं, वो समझ रहे थे वो नहीं, मतलब वो दाढ़ी समझ के मुसलमान समझ रहे थे। उनका अरे वो नहीं है, अरे वो नहीं है, अरे वो नहीं है। फिर वो बात दूसरे। तो उस माहौल में फिर जब काशीराम और उनकी एकता हुई, तब जो है मिले मुलायम काशीराम, हवा मुड़ गए जय श्री राम, ये नारा भी उत्तर प्रदेश के अंदर लगा। उस बात को भी, और एक नए तरीके का समीकरण प्रदेश के अंदर बनने जा रहा बना। और जिस समीकरण को आरएसएस ने एक मुलायम सिंह के साथ लगा दिया, वो जो है वो ठाकुर साहब, और यहाँ एक लगा दिया वो मल्होत्रा, मिस। मतलब जो है हम्म। मतलब काशीराम के साथ। तो उधर उन्होंने जो है नाश कर दिया, और इधर इन्होंने जो है, दोनों ने जो है अच्छा, वो, अमर सिंह की बात कर रहे हैं आप? हम अमर सिंह और इधर एक क्या है, जयंत मल्होत्रा, हाँ कौन हाँ, मल्होत्रा? जयंत मल्होत्रा थे, हाँ हाँ। जयंत मल्होत्रा कौन मल्होत्रा था जी। जो इधर लगा था। हम्म। तो जो जी जी काशीराम जी। का सलाहकार बन गया था वो उधर सलाहकार बन गए। उन्होंने हम्म। उसको रोका। उस रोकने के बाद फिर जो है मतलब वो जो एकता बन रही थी उस एकता को तोड़ा। तब मैंने कहा था कि भाई इस प्रदेश के अंदर इन दोनों के जो झगड़े हुए हैं, ये झगड़े 20 साल प्रदेश की राजनीति को पीछे कर दिया इन्होंने। जो नई एक रोशनी, नई किरण जो इस प्रदेश को दिख रही थी, इसको इन्होंने 20 साल ऐतिहासिक तौर पे 20 साल पीछे कर दिया है। वो बात मैंने उस समय कही थी। और उस समय प्रदेश के अंदर एक सांप्रदायिकता विरोधी अभियान हम चला रहे थे। और बाई चांस के बाद अटल बिहारी नॉमिनेशन कराने जा रहे थे एनडीए सरकार का दूसरे दौर का, मतलब वो एक दो एनडीए वन, मतलब वो यूपीए वन और यूपीए, उनका जो एक क्या, वो जो साइनिंग इंडिया वाले में हाँ हाँ, जो वो नॉमिनेशन कराने तीसरा जा था। रहे थे। तीसरा था, नॉमिनेशन जी कराने जा रहे जी। थे। तो तेरह बाई दिन चांस के बाद, 13 महीना। हाँ, जी। तो वो फिर पांच हमारा साल सांप्रदायिकता विरोधी अभियान का जुलूस रॉयल होटल से निकला। और उसी के दूसरे सड़क के दूसरी तरफ अटल बिहारी का सेंट्रल कार्यालय था, नॉमिनेशन कराने के लिए जा रहे थे। दोनों जुलूस आमने सामने हो गए। और वहीं पर नारे लगने लग गए कि भारतीय भाजपा तेरी कब्र खुदेगी उत्तर प्रदेश की धरती पे। और उधर से हम्म। उन्होंने नारे लगाने शुरू किए भाजपा। अटल बिहारी निकल करके आए, हमारे तरफ जो लोग थे उनको जो है जोड़ा, मतलब हाथ जोड़े। और उसमें एक अखिलेश मित्र थे, तो जो हमारे लोग नेतृत्व कर रहे थे, अरे पंडित जी आप इन लोगों को ले जाइए, मैं अपना जुलूस रोक रहा हूँ, आप आगे बढ़िए, मैं आपके पीछे चलूंगा। तो उसमें उस समय नारा दिया गया, वो हार गए थे, सब हार गए थे। उसके बाद जो स्थिति बनी, अब जाकर के वो स्थिति जो भारतीय जनता पार्टी ने आके जो पूरा किया, सांप्रदायिक जहर बोया, जाति जहर बोया, मतलब जाटो नान जाटो लड़ाया, यादव मतलब जो है और नान हम्म। यादव नान यादव लड़ाया। उन्होंने जो तमाम काम किए, अब जाके ये चुनाव पहली बार तमाम इन 10 साल के धक्के और लपेटे खाने के बाद अब एक नए तरीके की, जिसमें सांप्रदायिकता को पूरी तरीके से नकार दिया कि बकवास कर रहे बिना, मतलब सांप्रदायिकता को बोली। और ग्राउंड हम्म। लेवल पे जब चुनावी एकता बनी कि भाई इस तरीके से इनको हटाना है, मोदी को हटाना है, उस पे दलित, पिछड़े, माइनॉरिटी सब एक साथ खड़े हो गए आकर के जो है। और हम्म। इवन प्रदेश के अंदर अगर आप सपा ने जो टिकट दिए हैं, आप देखेंगे कि मैक्सिमम सपा के कैंडिडेट अपर कास्ट आ रहे हैं। मैक्सिमम अपर कास्ट, इसका एक एनालिसिस करिएगा। मैक्सिमम अपर कास्ट जो पीडीए के तहत जिनके कैंडिडेट थे, लोग जो पीडीए जो फार्मूला ये याद किया था, जितने 44 की 44 हैं, सारे के सारे, दो चार को छोड़ दीजिए, बाकी सब इनके पीडीए के फार्मूले में निकल करके आए हैं। और जितने अपर कास्ट टिकट इनके थे, मैक्सिमम अपर कास्ट टिकट इनके, वो हार गए हैं वो। तो अब तो तमाम बहसें छिड़ने लग गई हैं इस लेवल पे भी कि अब पीडीए को ही प्रमोट करना चाहिए और इसमें फंसना नहीं चाहिए, इस ट्रैप में, इस पीडीए तो ट्रैप में। वही हुआ ना, पीडीए का मतलब ही तो हुआ कि बहुजन एजेंडा ही तो है एक तरह से। बहुजन, वही बहुजन एजेंडा, हाँ। तो बहुजन जी जी एजेंडा। जी। तो अब तो हम्म। मतलब उनके पार्टी के अंदर भी इस बहस चलने लग गई
कि हमें बहुजन एजेंडा हम्म को ही थ्रो करना चाहिए, हमें दूसरे एजेंडे के हम्म चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। और जितने लोगों ने जो है सपा को दगा दिया है, मैक्सिमम मतलब बहुजन एजेंडा के बाहर के लोग हैं जिन्होंने सपा को दगा दिया है। तो एक लेवल पॉलिटिकल लेवल पे ये हो रहा, दूसरे लेवल पे जो बात मैंने चुनाव के पहले भी कही थी कि एक हम लोगों के लिए एक नया रास्ता, एक नई चीज, हम लोगों को राजनीतिक हम्म समझ के लिए, सामाजिक समझ के लिए, प्लस करने के लिए, जो जातियों में विभेद और भेद और जातियों में जो वो सब पैदा किया है, वैमनस्यता पैदा की थी, इस चुनाव ने उस वैमनस्यता को मतलब कम से कम मैं कहता हूँ 50% कम कर दिया है। अगर अच्छा। 50% उस वैमनस्यता को इस चुनाव ने कम कर दिया है। मुसलमानों के बीच, दलितों के बीच, पिछड़ों के बीच 50% एक उसको कम कर दिया है। तो 50% कम किया है, तो इस पे थोड़ा और हमें आगे बढ़ करके सोचने की और काम करने की और चीजों को अपने पॉलिटिकल जो मतलब जो एजेंडे हैं उन पे बात करने की हमें जरूरत है। ये मतलब आप हम्म पीडीए वाले फॉर्मेशन पे जो बहुजन वाले कॉन्सेप्ट पे, मैं उस पे मतलब ये 50% का मैं गारंटी करता हूँ। जैसे मैं 40 पे अड़ा हुआ था कि कितने बेईमानी हम्म कर लेंगे 40 जीतेंगे ही जीतेंगे हम, कितना भी हम्म बेईमानी हम्म, कर लेंगे 40 हम जीतेंगे ही जीतेंगे। तो उसी तरीके से मैं कह रहा हूँ, ये बहुत सोच समझ करके कि 50% बेमनस्यता समाज के अंदर, सामाजिक संबंधों के अंदर इन्होंने खत्म कर दी है इस पूरे इस जी पूरे मतलब जो है दौर ने। तो इसी के हम्म आधार पे हमें आगे जो अगर अब कोई दोबारा चुनाव होता है, दोबारा कोई नया मतलब अगर उस तरीके से होता है, तो भारतीय जनता पार्टी भूल जाए कि भविष्य में वो उत्तर प्रदेश में सत्ता में आने वाली है और भविष्य में वो आगे हम्म मतलब वो होने वाली, ये उसके लिए रास्ता उत्तर प्रदेश की जनता ने बंद कर दिया है पूरी तरीके से। तो जी ये जी। मैं देख। नहीं, एकदम आप सही कह रहे हैं, लेकिन एक चीज थोड़ा सा मैं प्रोसेस के बारे में थोड़ा जानना चाह रहा हूँ। अ, मतलब एक तो इनका जो अखिलेश जी का, अखिलेश यादव का जो पीडीए वाला, मतलब हम्म पिछड़ा दलित आदिवासी हम्म अल्पसंख्यक, ये हम्म तीनों का जो कॉम्बिनेशन है। हम्म दूसरी ओर एक कांग्रेस की भी एक्सेप्टेबिलिटी जो है, एक हम्म स्वीकार्यता अ, उत्तर प्रदेश में बढ़ी है। यह या जो कहिए कि जो जाति जनगणना कराने की बात है, आर्थिक जो मैपिंग कराने की बात है, तो हम्म। उसने भी कहीं एक कहिए कि दोनों को जोड़ा है। और जो इंटेलेक्चुअल हिस्सा है, खास करके दलितों का, पिछड़ों का, वो एक कतारबद्ध हो गया है कांग्रेस या अखिलेश के पीछे। ये कोई आ, ये हाँ, लंबा चलने वाला कोई कहिए समीकरण बनने की ओर जा रहा है क्या? नहीं, मैं निश्चित तौर पे कह रहा हूँ लंबा चलने वाला एक समीकरण बनने जा रहा है ये। हम्म देखिए, ये बात जो आज हम कह रहा हूँ, ये कम से कम मैं देख रहा हूँ कि ये समाज के अंदर कम से कम 3 4 5 सालों से ये प्रक्रिया चल रही है। और ये हम्म इसके जो अगर मतलब हम लोग अपने तरीके से चला रहे थे, अगर आप देखें लक्ष्मण यादव अपने तरीके से चला रहे थे, वो दिल्ली हम्म यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अपने तरीके से चला रहे थे, तो इसमें तमाम सोशल रिफॉर्मिस्ट या सोशल इस तरीके के लोग लगे हुए एक प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे थे, जो प्रक्रिया मतलब जो है अम्बेडकरवादी अपने तरीके से चला रहे थे, मतलब जो है, और जो प्रगतिशील वो अपने तरीके से चला रहे थे, वो तो सब चल रहा था, वो हो रहा था। उसी का ही ये मतलब अगर ये कहें कि इतनी आसानी से हो गया, ये इतनी आसानी से नहीं हुआ है। एक जी लंबे जी जी। मंथन और एक लंबी प्रक्रिया के पूरी बाद, प्रक्रिया के साथ ही है जी। एक प्रक्रिया के बाद इस नतीजे पर हम पहुंचे हैं। दूसरा, पॉलिटिकली इस बार सबसे विश्वसनीय एक व्यक्ति जो निकल करके आया है, वो है मतलब जो है राहुल राहुल हम्म गांधी। तो उस राहुल गांधी की विश्वसनीयता के ऊपर लोगों ने यकीन किया और लोगों ने वो किया। तो राहुल गांधी की मतलब अखिलेश उत्तर प्रदेश में नायक बन के उभरे हैं, लेकिन वो अखिलेश उभरे राहुल गांधी की बदौलत है। राहुल गांधी की विश्वसनीयता अगर अखिलेश के साथ न होती, तो अखिलेश भी नायक बन के नहीं उभरने वाले थे। लेकिन राहुल हम्म गांधी की राजनीतिक विश्वसनीयता जो राहुल गांधी ने कायम किया है, तमाम राजनीतिक नेताओं नेताओं ने जो अपनी राजनीतिक विश्वसनीयता को खोया है, उसके मद्देनजर राहुल ने उस विश्वसनीयता को स्थापित किया, जिसकी छत्र छाया में, जिसकी मतलब छां में अखिलेश ने अपने परचम को लहराने में उनको मतलब मदद मिली है।
क्योंकि दलित अगर जी। आंख बंद करके गया है अखिलेश के साथ तो वो राहुल का चेहरा देख करके गया है, मुस्लिम गया है तो राहुल का चेहरा देख करके गया है वो। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में जो सामाजिक मंथन होता है कि भाई जा तो रहे लेकिन हम्म। एक मंथन भी चलता रहता है, एक अंडरकरेंट, उस मंथन का पॉजिटिविटी ये है कि जो है वो जो वैमनस्यता थी उसको उसने खत्म करने में और पर्टिकुलर एजेंडों के प्रति ला करके खड़ी कि भाई हमारी गुर्बत का जिम्मेदार कौन है, हमारे बीच नफरत का जिम्मेदार कौन है, हमारे पास संसाधन नहीं उसका जिम्मेदार कौन है, हमारे पास जो पूरे रिसोर्स जो जो आते हैं उसका जिम्मेदार, हमारा इलाज नहीं हो पा रहा है इसके जिम्मेदार कौन है। तो वो पर्टिकुलर ये तमाम और एजुकेशन सिस्टम से जो पूरा दलित और पूरा पिछड़ा जो पूरा बाहर हो रहा है कि कोई अब उत्तर प्रदेश हम्म। के मतलब यूनिवर्सिटियों में हमेशा ये होता था कि कोई भी दलित मतलब जो है जा करके किसी भी यूनिवर्सिटी में दाखिला ले ले, 0% पे 0 फीस पे उसका एडमिशन होता था और स्कॉलरशिप मिलती, उस स्कॉलरशिप से उसका पैसा मतलब वो समाज कल्याण विभाग रिफंड कर देता था। पिछले 3 सालों से हर यूनिवर्सिटी और हर सब ने तय कर दिया कोई 0 फीस एडमिशन नहीं होगा, सारे एडमिशन आप पैसा दीजिए, पूरी फीस जमा करिए तब आपका एडमिशन होगा, उसके पहले आपको कोई एजुकेशन नहीं, कोई सिस्टम नहीं, कोई सारी चीज नहीं। तो हम्म। हजारों हजार लाखों लाख यूथ इस एजुकेशन सिस्टम से बाहर हो गया है, ये सारी चीजों से बाहर हो हम्म। गया है। तो मैं कह रहा हूँ कि एक एजेंडा नहीं है चुनाव, जब चुनाव के बीच आप हम्म। दूसरे एजेंडों पे जाएंगे तो वो जो लाखों लाख यूथ एजुकेशन सिस्टम से आउट हो गया है, जिसको समझ बूझ करके जानबूझ करके इन्होंने आउट किया है, वो यूथ, हम्म। उस यूथ की समस्या, पिछड़ा यूथ वो भी एजुकेशन सिस्टम से बाहर हो रहा। तो ये कई इस तरीके के एजेंडे निकल करके आ रहे हैं जो बारीकियों में एक मतलब खेती का एजेंडा, बेरोजगारी का हम्म। एजेंडा, लेकिन खेती के पीछे जो खेती के पिछड़ने के कारण है कि खादों में आप देखेंगे सब्सिडी लगातार घटाई जा रही, उसका वजन कम किया जा रहा, मूल्य बढ़ाया जा रहा है, ऐसे तमाम घटनाक्रम। ऐसे एजुकेशन की बात करेंगे तो ये जो एजुकेशन में तमाम क्या इस बोलते तरीके हैं, की जो आवारा पशुओं का भी तो मामला था। आवारा पशुओं का सबसे महत्वपूर्ण मामला था और उत्तर प्रदेश सरकार ने काम और किया था। अभी मोदी हम्म। योगी जी आ जाए चुनाव मैदान में, योगी जी को औकात पता चल जाएगी कि जो हम्म। जो आवारा पशु है, यहाँ किसानों ने तार लगाने शुरू किए थे, जो आजकल तार एक बहुत खतरनाक तार आता है जिससे कट ब्लेड तार होता है, वो कट लग जाता है तो वो फट जाता है पूरा, वो चाहे आप हो चाहे कोई भी उसके चक्कर में आ जाए फंस जाता है। स्टेट गवर्नमेंट ने कहा कि जो उन तारों की जो है बाउंड्री करेगा उसको जेल में डाल दिया जाएगा। तो वो हम्म। किसान रात भर वैसे ही परेशान अपने खेत को रखवाली में, अगर वो तार लगा लिया तो उसको जेल में भेज दिया जाएगा, क्योंकि गौ माता का नुकसान, गौ माता को चोट लग जाएगी उससे। तो गौ माता से खेत हम्म। बचाए या अपने आप को बचाए। रोज सांड जो जी। है शहरों में, ऐसा कोई शहर नहीं जिस शहर में 10-20 लोगों को साल में सांड न मार देता हो, तो वो उनको बचाए, अपनी जान बचाए कि वहां वो जो है जेल जाने की तैयारी करे। तो वो अब की जी। योगी जी चुनाव लड़ जाए, योगी जी को औकात पता चल जाएगी इस बार जो है जो उत्तर प्रदेश के अंदर। तो मैं कह रहा हूँ कि ये तमाम प्रकार के इशू, तमाम प्रकार के मुद्दे, और जहां तक सरकार मैंने बनाने कुल का मिला सवाल के है। जो डबल इंजन की जो एक बड़ा बताया जाता था कि डबल इंजन की सरकार है, तो हम्म, जब पड़ी है तो डबल पड़ा है, मुझे लगता है कि डबल ही पड़ गया है वो। जी जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद राम कुमार जी। आप रहना चाहें तो स्वागत है। और इसके बाद नित्यानंद जी, आप जो हमारा एक सवाल है कि इस बार के चुनाव में, 2024 के चुनाव में एंटी मोदी लहर तो थी, और वो साफ साफ दिख रहा है, और तमाम बाधाओं के, तमाम उसके मतलब यहाँ तक ले आ देना मोदी को, ये बड़ी बड़ी कहिए कि अ, अ, विजय का प्रतीक कह सकते हैं, या जनता की जीत कह सकते हैं, या डेमोक्रेसी की जीत कह सकते हैं, जो भी आप उसका नाम लें। लेकिन जैसे राम कुमार जी कह रहे थे कि पीडीए मैंने पिछड़ा दलित और आदिवासी या अल्पसंख्यक का जो अल्पसंख्यक, मसला था। अल्पसंख्यक। हाँ हाँ, अल्पसंख्यक। अब उसमें आदिवासी भी जोड़ लेते हैं हम, कई जगह तक आदिवासी तो आदिवासी। संपर्क में आते ही है ना, वो अल्पसंख्यक संख्यक तो है ही ना। जी जी जी। हाँ हाँ। तो क्या ये एजेंडा प्रमुखता से उभर के आया है, या अ,
ये है कि किसी भी तरह से इससे निजात पाया जाए, चाहे जैसा भी सरकार बने, या देखा जाएगा बाद में। नहीं देखिए, राम मैंने कुमार हर सर ने बहुत अच्छी तरह ये बात, मतलब उन्होंने बहुत अच्छी तरह वो बता दी। पहली बात उसमें जी। एक बात सिर्फ वो है कि उस सबके पीछे जो कांग्रेस की और विशेषकर राहुल गांधी का जो कैंपेन था वो है संविधान। क्योंकि हम्म। एक संविधान, इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि पहली बार चुनाव में, किसी चुनाव में, मतलब मैं अपनी उम्र का बता रहा हूँ, मैंने जितने चुनाव नहीं, राम देखे। कुमार जी ने भी शायद अब पिछली बार में हाँ कहा ही था, हाँ, मतलब सर ने बहुत कहा ना, जी जी जी। जो सर कह रहे थे ना कि जो संविधान के बारे में लोगों ने सोचना शुरू कर दिया। क्योंकि वो संविधान एकमात्र ऐसा है ना कि जो एक रिक्शे वाले का वोट की कीमत जो है वो अंबानी अडानी की वोट की कीमत भी वही है, एक ही वोट है। तो ये जो जिस तरह से किया, और सर ने बहुत करेक्टली, रामकुमार सर जी बहुत करेक्टली ये बोले हैं कि इस पूरे चुनाव में अगर नेता के रूप में, या जिसको आप नायक कह दीजिए कि जो भाषा ये बोलते हैं, उसमें राहुल हम्म। गांधी सबसे ऊपर है। उसका कारण है क्योंकि इस बार के चुनाव में अखिलेश ने तो अपने पिता का रिकॉर्ड तोड़ दिया, नेताजी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। जितनी सीटें उन्होंने जीती, इतनी सीटें तो मुलायम सिंह जी की भी नहीं आई थी, मैं पढ़ रहा था कहीं। और वो कह रहे थे कि इतनी जी जी। मुलायम सिंह साहब जब थे, उनकी भी, मतलब उनकी भी 35 से ज्यादा सीटें, 36 से ज्यादा सीटें उनकी नहीं आई थी। तो एक, मैक्सिमम 33, मैक्सिमम 33 एक बार, एक बार जी जी सर। तो उसमें मैक्सिमम 33। ये इस तरह का जो आना है इस सब के पीछे, और सबसे बड़ी बात है कि उनकी दृढ़ निश्चयता जो है ना, वो डीगे नहीं, इतना कुछ हुआ है। और उनके साथ दोनों, मैं कांग्रेस को उस तरह से नहीं मानता हूँ, लेकिन मैं हमेशा ये मानता हूँ कि जो ट्रेडिशनल जो कांग्रेस है, राहुल की राजनीति उस कांग्रेस से पूरी तरह से अलग है। वो एक नई तरह की, मतलब कांग्रेस को, और उसकी मैंने पहले भी ये कहा ना कि व्यक्तिगत रूप से इस समय के जितने राजनेताओं को मैं देखता हूँ, तो मैं कंपेयर करता हूँ, मैं ये नहीं कहता हूँ कि पूरी तरह से, लेकिन मैं कंपेयर अगर करता हूँ तो मैं इन्हें मानता हूँ कि ये बहुत समझदार और बहुत ईमानदार, बाकी लोगों की तुलना में सबसे ज्यादा ईमानदार ये है। तो ये मैं मानता हूँ। दूसरा है कि वो जो बोलते हैं, और धीरे धीरे तमाम आलोचनाओं और तमाम चीजों के बाद इन्होंने ये चीजें सीखी है। जो आपका सवाल है कि वो सवाल तो है, उसे पूछने का है ही नहीं कि अल्पसंख्यक को जो पीडीए का सर कह रहे थे वो बेशक है। और उसमें एक और चीज थी कि जो सर कह रहे थे किसानों का, और देखिए, ये एक और जो जनरल कैटेगरी में जो लोग थे, जो भक्ति भी कर रहे थे, जिनको भगवान भी चाहिए था, या जो टीवी पे तपस्या देख रहे थे, तपस्या देखने से तेल का या दाल का दाम तो कम होगा नहीं, हम्म। है ना। तमाम जो सर बता चुके, उसके अलावा जो मैं बता रहा हूँ, तो ये एक और चीज है कि महंगाई और बेरोजगारी, ये तमाम चीजें तो थी। लेकिन जो महंगाई चीजें थी, तो मध्यम वर्ग के जो सवर्ण परिवार के भी हैं, उनको भी ये पता चल रहा था कि भैया महंगाई जो है, बेरोजगारी जो है, हम्म। वो तमाम चीजें उनकी पहुंच से दूर हो चुकी है। महंगाई मतलब जो बेसिक जो चीजें खरीदने की औकात खत्म हो रही थी, धीरे धीरे लोगों के जेब में पैसा नहीं बचा। और ये काम तो पहले उन्होंने नोटबंदी में कर दिया था। नोटबंदी में लोगों के हाथ से पैसे इन्होंने छीन ही लिए थे। तो ताली बजा के बोल हम्म। रहे थे ना कि घर में शादी और पैसा नहीं है, ऐसे बोल रहे थे ना। तो हाँ, वो ऐसे ऐसे कर रहे थे। हाँ हाँ, बोल रहे थे ना कि बहुत घर में शादी और पैसा ही हम्म। नहीं है, ऐसे कर रहे थे। तो जो हम्म। देखिए, और लगातार देखिए, चुनाव आयोग या तमाम लोगों ने जो किया है कि, लेकिन ऐसा है ना कि आप कब तक चोरी करेंगे। एक वक्त जब जनता, किसी भी जगह में जनता दोहराएगी। लेकिन उसमें भी जो मैं पिछली बार कह रहा था कि एक ऐसा बेल्ट है, अभी एक वो सर्कुलर हो रहा है कि भारत का मैप है, और वो वाला बेल्ट है जिसने बीजेपी को क्लीन स्वीप दी है जिन राज्यों में, उसको लोग कह रहे हैं कि गलगोटिया कॉरिडोर। गलगोटिया कॉरिडोर, हाँ, आज देख रहा था वो। गलगोटिया पूरब से गलगोटिया, पश्चिम तक, हाँ हमने लगाया था ना तो, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ होते हाँ, हुए मध्य वहां प्रदेश तक, उसमें है। मध्य प्रदेश, हाँ, गुजरात तक गया है। हाँ। गुजरात तक का, तो ये गलगोटिया हाँ। कॉरिडोर है। ठीक है। हम्म। एक्चुअली क्या है ना कि वो जब वोट, उसको तो मालूम नहीं है कि भाई उसको क्या मतलब है। उसकी सारी बार्गेनिंग तो रेडी वाले से होती है। जो गरीब रेडी हम्म। वाले खुमचे वाले होते हैं, उसकी सारी बार्गेनिंग तो होती नहीं, भैया महंगा ले रहे, बहुत बहुत दाम थोड़ा कम करो। लेकिन जब वो जी। शॉपिंग मॉल में जाता है तो वो थोड़ी वहाँ बार्गेनिंग करता। तो ये तमाम चीजें, और जो आप बार बार कह रहे हैं कि बेशक बेशक ये सारी चीजें हुई है। दूसरी बात है कि जो मैं बंगाल के संदर्भ में कह रहा हूँ कि जैसे बंगाल में आप जानते हैं कि अगर आज ही यहाँ पे राशन आया था, मतलब यहाँ पे द्वारे सरकार का बहुत बड़ा फायदा हुआ था, तो मैं उस संदर्भ में बोल रहा हूँ कि एक तो जो लक्ष्मी का भंडार है, उसमें जो मतलब जो दलित उसमें है, उनको मतलब 1200 रुपये मिलते हैं, और बाकी जो सामान्य लोग हैं, उनको, सामान्य महिलाएं हैं, उनको 1000 रुपये मिल रहा है। तो एक, अगर
साल का 12,000 रुपये बंगाल जैसे राज्य में, जहाँ मतलब चीजें कम, मतलब कंपेयर टू अदर पार्ट ऑफ इंडिया की थोड़ी मतलब वो है, क्योंकि यहाँ पे किसान को उस तरह की छूट है, वो लगा तो चीजें थोड़ा सा इनको सस्ता यहाँ मिल जाता है। तो उन सबके बावजूद वो महिलाओं की मजबूती हो रहा है। और दूसरा है कि यहाँ पे द्वारे सरकार का जो कॉन्सेप्ट यहाँ चलाता है कि आपको आधार कार्ड के लिए किसी आपको जाना कहीं नहीं पड़ेगा, यही घर के जहाँ मैं हूँ यहीं पे पास में, या लोग जो है उनके घर के आसपास किसी स्कूल में किसी सेंटर में वो कैंप लगता है, और जहाँ पे आपकी सारी चीजें जो अरविंद केजरीवाल करना चाह रहे थे दिल्ली में, यही मॉडल था। हम्म। वो वहाँ पे यहाँ पे है। दूसरा है कि राशन यहाँ पे घर पे मिलता है, और राशन लेने के लिए जाना नहीं पड़ता, पता है आपको? ये बंगाल में आपको राशन अच्छा। लेने के लिए, हाँ, राशन लेने के लिए जाना नहीं पड़ता है। मतलब घर के शायद 10 मीटर की दूरी पे या 20 मीटर की दूरी पे एक एक ऐसी जगह वो कर दिया कॉलोनी में, वहाँ आपको राशन आता है। वो राशन वाला आता है, वहीं बैठता है, वो मशीन लेके आता है, पर्ची काटता है, आपका अंगूठा लेता है और राशन आपको दे देता है। और अगर आपको लगता है कि क्वालिटी ठीक नहीं है तो आप उसे बेच दीजिए, तो उस दाम पे वो आपको तुरंत कैश अमाउंट दे देता है। मान लीजिए अगर लगता है अच्छा। किसी को चावल की क्वालिटी ठीक नहीं है, अरे आज ही हमारी मासी ने बेचा है, उनको मिल रहा था कुछ, उनका 16 किलो कुछ चावल था, तो वो 24 रुपए किलो के हिसाब से चावल का उनको दिया है, और 20 रुपए किलो के आटा। तो ऐसा उनका था, तो उनको मिला है 448 रुपये उनको मिला है। ठीक है। तो ये हर बार जो है, 2 बार इसमें इस तरह की चीजें जो है, तो इतनी ये तमाम जो आरोप लगा रही है, लेकिन ग्राउंड पे जो चीजें हो रही है उसमें तो स्कैम है नहीं। राशन कार्ड सबका है, राशन कार्ड यहाँ दे रहे, तो ये तमाम चीजें उसमें दलित है और चीजें हैं। तो ये पूरे राज्य में जो वेलफेयर स्कीम है जो कुछ राज्यों ने अपनाई है, और कांग्रेस का वो जो है जो मनरेगा और जो चीजें हैं, लोगों का रियलाइज होने लगा कि कम से कम 100 दिन का काम तो होता है यार, उसके जेब में कुछ हम्म। तो आता। खाली बैठने से अच्छा है कि उसके जेब में कुछ तो आ रहा था। और मनरेगा में कोई बहुत हैवी काम तो कोई कि हाँ करवा नहीं रहा कोई। भाई क्या हो गया कि किसी का तालाब का, भाई बंगाल जैसे प्रदेश की बात मैं करूँ, मैं मध्य प्रदेश में भी मैं इसका मैं मॉनिटरिंग कर रहा था उस वक्त, आपको मालूम है ना, मध्य प्रदेश में मैं कोऑर्डिनेटर था जब मैं समर्थन में काम करता जी। था। जब ये शुरू हुआ था मनरेगा, इनिशियल दिनों में आरटीआई की ट्रेनिंग मैं करा रहा था मध्य प्रदेश में, तो शहडोल और यहाँ पे सतना वगैरह में, तो वहाँ पे 150-200 पंचायत की मैंने ट्रेनिंग कराई थी आरटीआई की, कैसे लिखना है, क्या क्या एक्ट एक्ट कौन कौन सी जानकारी मांग सकते हैं। तभी मनीष सिसोदिया भी इनका वो कर रहे थे, तो मेरी उनसे मुलाकात उस वक्त की है, मनीष सिसोदिया से। क्योंकि हम्म। हमारा ऑफिस वहीं था भोपाल में, इधर आपका कोलार रोड में, जी। कहीं भी चुनाव। हो। जी जी। हाँ, जी तो जी। मैं बता रहा था कि मैंने मध्य हम्म। प्रदेश उस एरिया, मैंने वहाँ पे आदिवासियों के बीच में मैंने अपना काम हम्म। शुरू किया। वो इतनी गरीबी और हम्म। इसमें उसमें जी रहे थे कि वो बता रहे थे, मतलब हालत। एक बार एक घर में लेके गए थे, मैं दलित, और उनकी दलित के घर में मुझे बुलाया खाना खाने के लिए, मैं गया तो उन्होंने मुझे माड़ भात दिया था। मतलब वो पानी वाला चावल जो है, जो गरम, मतलब माड़ हम्म। जिसका छाना नहीं था वो, और फिर प्याज काट के, हरी मिर्च और एक अचार का टुकड़ा कहीं से लाके उन्होंने दिया था, तो वो खा के जी रहे थे। इस आदमी के आने के बाद, मैं तो लंबे समय की बात बताऊँ, इस आदमी के आने के बाद अब मैंने पूछा था, किसी को फोन करके बोले कि वो तो मर गए। ठीक है, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं था। तो ये इस हम्म। तरह की हालत, तो आप लोग इससे समझ गए कि ऐसे नहीं चलेगा, ये भक्ति करके मंदिर का तो सबसे बड़ा नहीं, एग्जाम्पल लेकिन अयोध्या में एक हारना। चीज मध्य प्रदेश की जब बात करते हैं तो इस बार तो, पिछली बार तो शायद एक दो सीटें थी कांग्रेस के पास। इस बार तो पूरा का पूरा साफ हो गया। क्या चुनाव आयोग हम्म। ने उतनी चीजें वहां भेजी है? पहली बात आप देखेंगे जीत कहाँ हुई, गुजरात में हुई, जहाँ पे एक 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 कैंडिडेट जो है पूरी तरह से निर्विरोध, उसको पहले ही घोषित कर दिया था चुनाव बैठाने के। जब आप चुनाव आयोग के सवाल उठा रहे हैं तो मैं इन पे सवाल क्यों ना उठाऊं? क्या वहां पे फ्री एंड फेयर हम्म। इलेक्शन हुए हैं? अगर प्रश्न है तो प्रश्न इस बेल्ट में क्यों हुआ, ये उठाया जाएगा ना। आप बेल्ट देखिए, कौन सा बेल्ट, किस बेल्ट में हम्म। उनकी जीत हुई, ये देखिए ना। तो क्यों ये तमिलनाडु में नहीं जीत पाए, क्यों केरल में नहीं जीत पाए, क्यों उस राज्य में नहीं जहाँ जागरूक थे और जहाँ ऑपोजिशन पार्टी स्ट्रांग थी? भाई मध्य प्रदेश में को हारने हारने में कांग्रेस की अपनी भी गलती रही है ना। वहां पे जो गुटबा जी और हम्म। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह, इनकी जो अपनी वो चल रही थी और उसको एक तरह को छोड़ दिया गया था, तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस हर जगह ठीक है। वहां पे कांग्रेस ने उनको उनकी हालत पे छोड़ दिया था, ये भी तो देखे ना। वहाँ उस तरह की नहीं, नया नया कैंपेन नया नेतृत्व भी तो ले आए थे, वो भी क्या लेके नाम आए है हो, वो। एकदम से आप बदल देंगे तो और कैसे एकदम होगा? एकदम नहीं हो पाएगा। चलिए, अब उस पर हम अतुल अलग पटवारी से जो बात है वो करेंगे। अकेले बोल जी रहे जी। थे मीडिया में, हाँ। उतना उनको वक्त नहीं मिला, वो आपसी उसमें लड़े हुए थे, वहां पे उनको वो नुकसान उठाना पड़ा। जी जी। विघ्नेश भाई, क्या रहा एजेंडा? राम कुमार जी ने पीडीए वाला अच्छा। कहा है। और अच्छा, मैं हिम्मत जी,
एक जी। इंसिडेंट बता दूं, आज अखबार में पढ़ा मैंने इंसिडेंट थोड़ा आप कि आ जाए, वीडियो भी आ सकता है तो। हाँ। आज मैंने अखबार में पढ़ा एक इंसिडेंट कि मतलब जो है वो लड़का जो है, एक परिवार में किसी लड़के ने बीजेपी को वोट दे दिया, तो उनके माँ बाप ने मार के घर से बाहर निकाल दिया उसको। ये सिर्फ अच्छा, कहना बता रहा हूँ मैं। ये हालत हो गई है। हाँ। हाँ। तो मतलब हाँ। ये अखबार में पढ़ा था, इसलिए मैंने कहा बता दूं, बस इतनी बात थी। हम्म, जी जी जी, बहुत बड़ी बात है। जी। विघ्नेश भाई, जी जी दो तीन चीजें। एक तो अ, राहुल गांधी को डिकोड करते हुए हम लोगों ने एक शायद एपिसोड भी बनाया था, हालांकि बहुत भी उसके गहराई में नहीं गए थे। जी तो जी राहुल गांधी मतलब एक तो कांग्रेस, जो कांग्रेस अभी बची खुची है, अ, जी उसको एक नए एजेंडे पर लेके आना, और कितना ले पाए नहीं आ पाए वो एक अलग कहानी है। एक स्वतंत्र ढंग से कैसे ये एक देश के नायक के रूप में, और मतलब स्वीकार्य केवल ये नहीं है कि एक प्रदेश में, हाँ, यहाँ भी जिस प्रदेश में लोग हैं या एलाइज हैं, इंडिया गठबंधन के हैं, वहाँ सबके साथ एक आत्मीय रिश्ता हो, चाहे अखिलेश जी के साथ हो, चाहे तेजस्वी के साथ हो, चाहे वो साउथ इंडिया के तमाम पार्टियों के साथ हो, पश्चिम मतलब पश्चिम उत्तर दक्षिण सब जगह की एक सर्व स्वीकार्यता बहुत दिनों बाद कांग्रेस की बनी है। तो एक तो ये, और दूसरा वो एजेंडा उठाना जो जिससे कांग्रेस से मतलब दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं करता था। जी, तो इस पे क्या मतलब एक टिप्पणी हम चाहते हैं, उसके बाद अब इस कार्यक्रम को यहीं खत्म करेंगे, लंबा चल गया। जी। जी बहुत अच्छे से राम कुमार जी ने भी एक्सप्लेन किया है और नित्यानंद जी ने भी एक्सप्लेन किया कि देखिए, सर्व स्वीकार्यता जो है वो राहुल गांधी जी की है। चाहे वो अखिलेश जी हो, तेजस्वी हो, या एम के स्टालिन हो, अ, ममता जी हो, ममता दीदी हो, किसी के साथ भी। ममता दीदी ने भी ये कहा कि अ, कांग्रेस के सेंट्रल लीडरशिप से हमें कोई शिकायत नहीं है, स्टेट यूनिट से शिकायत। तो कुल मिला जुला करके अच्छा, दूसरी बात की जो स्वीकार्यता जनता में बनाई राहुल गांधी जी, जो राम कुमार जी कह रहे थे कि जनता से कनेक्ट हुए, संविधान को एक सेंटर में, जो हम लोगों का डिबेट है, जो जनता का डिबेट है, जो इंटेलेक्चुअल्स का डिबेट है, जो किसी भी प्रकार से देश के बारे में सोचते हैं उनके डिबेट, यहाँ तक कि गांवों में, दलित बस्तियों में, पिछड़ों की बस्तियों में, अ, हर जगह संविधान अगर आज चर्चा में है, संविधान के महत्व को अगर लोग अ, समझ पा रहे हैं, पहचान पा रहे हैं, तो इसमें हमें क्रेडिट देना होगा उस अथक परिश्रम को जो राहुल गांधी जी ने पैदल चल के, या हर एक वर्ग के लोगों से हर जगह मिलते हुए, उनकी बातें सुनते हुए, उनके मुद्दे समझते हुए बिताए, उसके हैं। राम कुमार जी ने भी यही कहा कि पीडीए का महत्व कम नहीं रहा, पीडीए एक बहुत अच्छा फॉर्मूला रहा। और उसमें जब राहुल गांधी जी की वो सारी बातें जुड़ गई, जो उन्होंने जनता से निकाल के जनता को वापस दिया, जनता से ही निकाल के जनता को ही वापस दिया, उसको एक
आकार दे करके जनता के सामने रखा तो उसकी स्वीकार्यता और बढ़ गई। यहाँ हम्म। जो आपने आपका जो वो प्रश्न था और जो हम लोगों का शायद मुख्य मुद्दा भी है आज, कि जो दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के साथ सवर्णों का जो गरीब तबका है, जिसने इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया था कि आम जन का की जिंदगी जो है वो किस तरह से नीचे जा रही है। यहां तक कि विवेकानंद जी ने एक बात को छोटे में कहा, उसको मैं थोड़ा एलैबोरेट देना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी की में एक बड़ी संख्या में जो कांग्रेस के लोग हैं, कांग्रेस से जुड़े हुए लोग हैं, शायद अब भी पूरी तरह से उनकी राजनीति को या तो समझ नहीं पाए हैं या उसको स्वीकार नहीं कर पाए, क्योंकि वो एक ट्रेडिशनल ट्रैक पे चल रहे हैं, जो ट्रैक अब जिस ट्रैक को जनता नहीं चाहती, जिस ट्रैक पे चल के आप जो देश के लिए अभी जरूरी है उस मोटिव को, उस लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकते। तो बहुत 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 बड़ी ये लड़ाई है, ये विचारधारा की भी लड़ाई है, ये लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने की भी लड़ाई है। और ये राहुल गांधी के विचारधारा से कांग्रेस को जुड़ने, कांग्रेस के लोगों के जुड़ने के बीच के जो मानसिक अंतर्द्वंद है उसकी भी लड़ाई होगी। आसान नहीं है किसी के लिए भी अपने ट्रेडिशनल सोच से निकल करके एक ऐसी विचारधारा के साथ जुड़ना जिसके बारे में उन्होंने सोचा नहीं है कभी, जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा नहीं। अभी भी हम इनफैक्ट आजादी के बाद से रह रहे कर रह रहे कर हम लोग ट्रेडिशनल ट्रैक पे वापस जाते रहे, हम लोग फ्लैश फ्लैशबैक में जीने के आदमी रहे। अब मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि मेरे एक संबंधी का श्राद्ध संस्कार चल रहा, वहां एक यंग रिलेटिव मेरे बैठे हुए थे जो कॉरपोरेट वर्ल्ड से आते हैं, और वो लगातार फोन पे लगे हुए थे। उन्होंने वो डायरेक्शन दे रहे थे अपने लोगों को कि तुम्हें ये करना है, वो करना है, वो कैलकुलेट करना है, वो पीपीटी बनाना है। तो मैंने उनसे एक सवाल किया कि क्या आपको लगता है राजनीति में, हमारे मेरे साथ बातें भी बीच बीच में कर रहे थे, मैंने कहा कि क्या आपको लगता है कि भारतीय राजनीति में कोई परिवर्तन आएगा? मैं बस देखना चाह रहा था। तो उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, ये गांधी वांधी वाली जो विचारधारा है ये बहुत पुरानी है। तो मैंने हंसते हुए उनसे सवाल पूछा, और आप यहाँ जो ये श्राद्ध कर्म में बैठे हुए हैं और ये जो सिंबोलिज्म का चल रहा है, इसके बारे में आपका क्या है? तो वो चुप हो। तो इशू ये है कि आप हजारों साल पुरानी बात मान के, उसे इतिहास मान के, उसको उस परंपरा और संस्कृति। हाँ, परंपरा के नाम पे, संस्कृति के नाम पे, धर्म के नाम पे उसकी ग्राह्यता है, लेकिन महात्मा गांधी की बातें पुरानी लगती। तो ये जो अभी अंतर्द्वंद से गुजरना है समाज को भी, देखिए समाज के सवर्ण तबके को, क्योंकि वो सवर्ण थे, तो सवर्ण तबके को भी जो गुजरना है वो तो लंबा चलेगा। जो कांग्रेस की ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स रही थी उससे सवर्ण तबका बड़ा कंफर्टेबल फील करता। तो जो कांग्रेस में कार्यकर्ताओं का एक बड़ा वर्ग है वो सवर्ण वर्ग से आते हैं,
और वो चाहे अनचाहे ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स की तरफ जाना चाहते, लेकिन हम्म। राहुल गांधी जी ने जो रास्ता पकड़ा है और जिस तरह से उसकी स्वीकार्यता बनवाई है, तो समय लगेगा, लेकिन ये परिवर्तन की दिशा में बढ़े हुए कदम है। अखिलेश जी का पीडीए, स्टालिन की अपनी जो द्रविड़ पॉलिटिक्स है, तेजस्वी जो जिस तरह से डेवलपमेंट की बात को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, लोगों की रोजगार और नौकरियों की बातों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो वो जाहिर तौर मैंने पे। कुल मिला के एक न्यू और कहिए कि नया एक डायनेमिक यूथ लीडरशिप शायद निकल के आ रही है इस जी जी जी, इस मुझे भी ऐसा इस लगता है। जी। और निकल आ नहीं रही है, निकल के मैं तो कहना चाहूंगा कि निकल के आ गई है, क्योंकि मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि जो गठबंधन की सीटें आई उसमें कम से कम 100 सीटों का हेरफेर नहीं। अब किस स्तर जी। पे है, किस स्तर पे है, किसने किया है, ये सारी बातें अलग डिबेट के लिए हैं। जी। जी। लेकिन मैं ये मानता हूं कि जनता में इसकी स्वीकार्यता बढ़ रही है। जी। जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले जब हम बैठेंगे तो जो बहुत नए उभर के मुद्दे आ रहे हैं, कोalition के अपने जो घटक दल हैं उनकी क्या स्थिति है, कैसे है, और उसमें क्या रणनीति हो सकती है आने वाले समय में, जो शोषित वंचित समाज की जिसको बढ़ाने की ही बात हो रही है, चाहे वो जाति जनगणना हो या आर्थिक रूप से मैपिंग करनी हो या महिलाओं के खाते में पैसा डालना हो, एमएसपी की गारंटी करनी हो, ये सब चीजें वही हैं। और वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये फिर से एक अपना नई दावेदारी पेश करेंगी। तो नित्या भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।